solving skills, communication skills, probing skills. As we all know that communication is very important for us. Like अब हम सब कॉलेज में आ गए हैं और कॉलेज में हर जगह हमने देखा है कि अब तक आप बात नहीं करोगे, अपने लिए खड़े नहीं होगे या स्टैंड नहीं लोगे, then everything is like next to impossible. So communication is a major part of a skill और communication skill ही हमको सबसे ज़्यादा डेवलप करनी है यहाँ पर. तो नेक्स्ट अगर किसी को अपने कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए या कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए टिप्स पता हो या लाइक एनीवन प्रैक्टिस दैट, डज एनीवन लाइक टू शेयर? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है. कम्युनिकेशन स्किल वो होता है कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बोल सके, अपनी बात रख सके और अपनी बात से लोगों को सहमत भी कर सके. तो इसके लिए हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले हमारे अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए और दूसरा हमें बात करने का तरीका होना चाहिए और हमें जो बात हम रख रहे हैं उसके बारे में हमें खुद नॉलेज होनी चाहिए. और आपने क्वेश्चन करा है कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले हम अपने घर में इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. अगर हमें बोलने में हेजिटेशन होती है तो हम मिरर के सामने डेली प्रैक्टिस करें और कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं. इंग्लिश में अगर हमें प्रॉब्लम है तो इंग्लिश या फिर हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में किसी भी फील्ड में. मैं तो इसे फॉलो करती हूँ. वेरी गुड. जैसे कि उन्होंने बोला कि आपको अपनी नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज हाफ नॉलेज इज डेंजरस. हमेशा यू हैव टू हैव फुल नॉलेज अबाउट द फैक्ट्स यू आर स्पीकिंग. हेलो एंड द कॉन्फिडेंस लेवल. सो लाइक द नेक्स्ट इज डज एनीवन हियर hello about our new education policy NEP 2020? Does anyone have any idea regarding that? हेलो एवरीवन, सर तरन्नुम. तो NEP 2020 के बारे में अगर मैं कहूँ तो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत सारे चेंजेस के बारे में बताया गया है, जिसमें कि 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में भी बताया गया है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में भी बताया गया है. 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो कम्युनिकेशन और बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिनको अब हम एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहते हैं या करेंगे. और बहुत सारे हमारे एजुकेशन फील्ड में भी चेंजेस आए हैं, मेथोडोलॉजीज में भी चेंजेस आए हैं और कंटिन्यूअस असेसमेंट जो कि हम भी देखते हैं अब कॉलेजेस में भी और स्कूल्स में भी इन्हें शुरू किया जा चुका है. तो मैं इतना ही बताना चाहूँगी. थैंक यू. Very good. As we know that for comprehensive development, we need development of all the individuals, be it boy or girl. Since you all are a part of one of the prestigious girl college of Delhi University, how many of you would like to share your ideas regarding the gender equality and the norms which you will be breaking in future about girl child education? Is there anyone? You can raise your hand. कोई ट्राई करो यार ऐसे. एट द बैक अबाउट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी.
वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नंदिनी हल्दर है। हम जेंडर इक्वालिटी, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि हमारा भारत पूरा जाना जाता है। हम भी जानते हैं ओके लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नारी शक्ति भी है, भारत से ही सबसे ज़्यादा जानी जाती है। तो जेंडर इक्वालिटी एक ऐसा मुद्दा जो सालों से चला आ रहा है। लड़कियों को अभी तक भी बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जिनसे हमको वंचित रखा गया है, लेकिन कहीं कहीं पर मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जहाँ सोचती हूँ फॉर एग्जाम्पल हम वुमेन की बात करते हैं पर हमको रिजर्वेशन भी चाहिए। अभी हाल ही में हमारा एक बिल पास हुआ है, महिला वंदन बिल, जिसमें ये बताया गया है कि पार्लियामेंट में 33% मिलेगा और इस पर बहुत अलग अलग महिला सांसदों के अलग अलग विचार रहे। उन्होंने कहा कि ये बिल अभी पास होगा या 2029 तक हमको वेट करना पड़ेगा, नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने हक के लिए कितना ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है। हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको अपने हक के लिए इतना ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है। अभी भी हमारे घरों में जो रूढ़िवादिता है ना, वो बिल्कुल रूट में है, लोगों के मन से गई नहीं है। मैं अपने आसपास का एग्जाम्पल दूंगी तो अभी भी लड़कियों को ये बोला कि रेगुलर मत ज्वाइन करो, एनसीवेप कर लो, गर्ल्स का कॉलेज होता है, संडे संडे जाना पड़ेगा, बाकी डेज घर पे रहना, ये बोल के। तो हम ये सोच सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी कितना मापदंड जो है अपना यहाँ पर ले रही है समाज में। तो हम कितना भी ग्रो कर जाए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इक्वालिटी कितना बना पाते हैं। आपको कोई इक्वालिटी नहीं देगा, हमको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए, चाहे अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटीज में, कहीं पर भी। हमको अगर अपने लिए सबसे पहले स्टैंड लेना आ गया, जेंडर इक्वालिटी वहीं से बनना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। An amazing answer about gender equality. Guys, now thank you for your time. Now without any further ado, I would like to call Harshita Srivastav for introduction about today's session. Thank you. Good morning, everyone. I am Pallavi, and yes, Harshita will be coming along soon. But I'd like to welcome you all now to the orientation program of 2023 NCWEP Miranda House. So, पहले तो since you're first year students here and you've joined the community, you've joined our family, the Miranda House family. तो हर्षिता here जो आपकी third year की student है, she's your student union member also, and she will come and introduce you regarding the new education policy. How many of you have an idea about the new education policy? You know, the new education, okay, that will be told to you कि new education policy क्या है Miranda House में, how we sort of go about. Can you hear me? मैं audible हूँ? No? So Harshita, she will give you a little orientation. She will tell you about what हमारे जो SEC और WAC के courses हैं, how we go about the course, what the culture of the college is, and after that briefing we will have Dr. Ashish and his team from Dr. Safe Hands, who will give you a small talk. This will be a little discussion. It will be an interactive session, you know, a question answer session along with a lecture. There will be a little talk about mental and reproductive health of women, and then there will be an interactive session in which all of you are very much encouraged to participate. So let me introduce Dr. Safe Hands to you. Dr. Safe Hands is a health tech platform focused on the reproductive health and mental wellness in this country. Today we have our distinguished experts with us who will enlighten us about the common health issues that young women face. Firstly, we have Dr. Deepti Anand here. She is a holistic wellness expert and she is a Harvard medical student alumnus also. And
Apart from her, we have Dr. Sneha. She is a senior psychiatrist from Lady Hardinge Medical College. Now, given there are so many mental health issues in young women these days that young women face, now Dr. Sneha has made it her mission to create awareness and equip young women regarding how to handle such issues. So, both your reproductive health, the issues that you face, the young women face, that will be talked about. You can ask questions, you can discuss, you can share your experience, your views, and have an interactive session with Dr. Deepti Anand and Dr. Sneha. And but first we will have Harshita here, who will give you a little idea about your orientation. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Good morning, everyone. I want the spark. Good morning, everyone. Thank you so much. So, hello, everyone. I am Harshita Shrivastava in my final year, and मैं इस कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन की मेंबर हूँ, और मैं आप लोगों से बस कुछ नॉर्मल सी बातें करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जानते हैं कि आप लोगों का जो ग्रेजुएशन सेशन रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है और उसके तहत कुछ नए सब्जेक्ट्स, कुछ नए करिकुलम थिंग्स हैव बीन एडेड ऑन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट स्किल डेवलपमेंट, राइट? किसी को कुछ बेसिक आइडिया होगा स्किल डेवलपमेंट क्या होता है? It's all about developing our skills, soft skills, hard skills, right? So I have heard a quote that says, the difference between you and what you want is a skill. And I agree with this quote 100%. Why skill development is so important, and what is skill development? What is skill roadmap actually? To achieve any of your goal, we want two basic things. That is discipline, and the another thing is skill. And these two things are very interlinked, and they has to be possessed by us in such a way that we can acquire any goal we wish to, right? Even if you don't know any skill, even if you are very new to things, new to any subject, but you are willing to learn and you know how to learn, that is a skill actually in itself, to how to learn. If you know that, you can learn anything. Right? Anything is possible, right? Everyone agrees with that? Yes. So, why do you think skill development is very important? Basically, the thing I'm telling you about is I have taken from a skill roadmap, a student handbook that has been launched by our college, NC Web, Miranda House, for the year 2023 to 2027. And with the great help of Colonel Amardeep Singh, and अभी लास्ट ईयर इसी ईयर हमारा फेस्ट हुआ था, उसमें भी many of the students met him, and हमने leadership sessions लिए थे, communication sessions लिए थे. We try our best to provide an environment जहाँ पे आप लोग अपनी skills को develop कर सके, जहाँ पे आप लोग सीखे soft skills की अहमियत, और आप सीखे बुक्स के आगे भी जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो कितना बड़ा एक रोल प्ले करती है, राइट? सो व्हाई डू यू थिंक स्किल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज वेरी बेसिक, बिकॉज it helps us to acquire new skills, right? It helps us to improve our skills, it helps us to acquire new things, learn new things, and it allows individual to improve their competence and capabilities that eventually lead to better personal growth. There are some benefits also, if I'll mention: improved academic performance, increased employability, enhanced problem-solving abilities, enhanced communication and collaboration and leadership skills. That is very important in today's generation, you know, and improved personal growth and development. Why do you think personality and personality development is very important? If I'm here, if I'm standing here, I'm speaking to you, I'm trying to address you all, I'm trying to tell you what I feel about this topic, I'm telling you about my thoughts. Why is it important? I should have possessed some of the soft skills, some of the communication skills, so that I can interact with you, right?
These are some soft skills, example of soft skills. In this year fest, Vijayanta, we had a fest for 2 days where we had invited many of the chief guests, right? And there were many colonels from army, and they told us their legendary stories. They tell how army soldiers fight in the war ground, and how they face every situation, challenges. What is true leadership, right? So मिरांडा हाउस में हम आप लोग को कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा सैटरडे संडे ही कॉलेज होता है, हमें अपने एकेडमिक्स भी ध्यान में रखने हैं, साथ में हमें अपनी सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करनी है। तो उसके लिए भी ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। एक कि हम नए से नए चीफ गेस्ट, चीफ स्पीकर्स को बुलाएं और आपसे इंटरैक्ट करवाएं, जिससे आप सीखें कि सॉफ्ट स्किल्स कितनी अहमियत रखते हैं आज की लाइफ में, राइट? एंड सो इफ आई से what is skill map? There is an important term, that is skill map. And what is it? Skill map is like a process in which you identify and document the skill you already possess or you want to possess, right? And how can you do that? If I term it in numbers, in lists. So first of all, you have to make a list of your own current skills that you already possess. Then you have to identify your goals. Then you have to assess your skill level, that what is your skill level, where are you standing in the competition in this world. Then you have to create a plan for skill development, that how you're gonna possess more skills, how you're gonna improve them to acquire your any specific goal. And then you have to regularly review and update your skill map. You have to retest, you have to review what are you doing, what is your next step. You just have to focus on your next step, and you have to take the right guidance, and you can achieve any of your goal. It is not that difficult. It's just like you should have a roadmap. Everyone should prepare a roadmap कि कैसे हमें कोई सी भी स्किल डेवलप करनी है, कैसे हमें उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर और फिर उसे एक सही गाइडेंस के साथ और एक सही मेंटालिटी के साथ हमें उसे परसीव करना है, right? And there are two types of skills. If you have heard about soft skills and hard skills, we know that hard skills are the skills that we learn, like graphical designing and so many. But what are soft skills, and why we usually neglect soft skills? And we should not. So soft skills are also known as people skills, right? And that includes our personal traits and qualities, and that what it helps to, actually it even makes more difficult for soft skills to quantify than the hard skills, and therefore they are even more important, and we should just pay enough attention to it. What it helps us for social adaptation. We can better adapt in the society. We can better face challenges in our day-to-day life, right? And we can have a better social perception. We can have we should have active listening. You all are listening to me very carefully. That is also a soft skill. If you are paying attention, if you are writing down, if you are jotting any notes, then it is also a soft skill that you have already known yet or you possess. There is also something like impression management, your communication skills, how you talk to anyone, how you make an eye contact with them, right? So these are all your personality traits, personality development, and these are very important because ये आपकी overall personality को define करते हैं. सिर्फ book में पढ़ी हुई चीज़ें, सिर्फ हमारे थ्योरीज, लेक्चर्स हमें डे टू डे लाइफ के लिए परफेक्ट नहीं बना देते हैं. व्हाट आई फील, मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट के स्कॉलर्स भी कहते हैं कि हमें कुछ स्किल्स चाहिए जो हम डे टू डे लाइफ में सीखें और उसे इम्प्लीमेंट कर सकें. Also, as we are in teenage, 18, 19, these are very crucial year. And यहाँ पे हमारे मिरांडा हाउस में खान सर आए थे, and he quoted कि इस एज में ना हम लोग एक बहुत ही स्पीड में चल रहे होते हैं. We are just speeding up everything, and we just need to keep our focus clear. अदरवाइज अगर हम थोड़े से भी डीरेल होंगे ना तो हम बहुत ज़्यादा अलग रोड पे जा सकते हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है. तो दैट नोट हिट मी सो हार्ड कि यस, आज की डेट में हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए. हमें इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए. एवरीवन एग्रीज, राइट? यस, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए. वी शुड नो हाउ वी कैन
हम कैसे अपनी एंजाइटीज़ को, अपने डिप्रेसिंग थॉट्स को हैंडल करें और उन्हें ओवरकम करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ है। एवरीवन एग्रीज, राइट? यस। तो उसके लिए भी हमें कुछ स्किल्स चाहिए। वी शुड लर्न, वी शुड टेक लेक्चर्स, वी शुड सर्च इट ऑनलाइन, यू कैन डू एनीथिंग। और हम मिरांडा हाउस में एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं जहाँ पे बच्चे सीख सके, जहाँ पे बच्चे अपने लाइव एग्जाम्पल्स देख सके, अपने स्पीकर से सीख सके, अपने सीनियर्स को देखें कि वो कैसे स्टेज पे बोल रहे हैं या फिर वो कैसे स्टूडेंट यूनियन में लीडरशिप कर रहे हैं, एंड यू ऑल्सो टेक पार्ट, यू ऑल्सो इनिशिएट थिंग्स। ओके, सो आई विश यू ऑल द लक, आई विश यू गुड लक कि आप लोग अपने जो कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आप पढ़ाई पे बहुत ध्यान दें और आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी डेवलप करने में उतना ही ध्यान दें। ओके, थैंक यू सो मच। And after this, we are going to start our session. With this, I would like to invite Dr. Ashish and his team on the stage to carry on from Dr. Safe Hand to take over the stage and start your session. This is going to be an interactive session, तो आपको भी participate करना पड़ेगा इसमें, ठीक है? So let us start with one thing which we all have experienced. और जो मेल मेंबर्स हैं उन्होंने भी कभी अपने जो सिस्टर है या कोई फ्रेंड है या वाइफ है उनके साथ ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हमें कोई ड्रेस पहनना है या किसी पिकनिक पे जाना है या कोई एक इवेंट है जिसमें यू हैव डिसाइडेड कि मुझे ये ड्रेस पहनना है या ऐसे करना है, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड दैट डे यू गेट योर पीरियड्स। तो उस दिन आपका या उस समय आपका क्या थॉट होता है? कोई शेयर करना चाहेगा ऐसा कोई इंसिडेंट? नोबडी? पर सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा, राइट? व्हाट इज आवर फीलिंग नो नॉट टुडे, राइट? यही फीलिंग होता है। छोड़ो, तो है। एक्सक्यूज मी मैम, पहले एक बार ये लगा लो, आप लगा देना। अभी कोई वाली बात नहीं, कोई नहीं लगा उसमें, मेरा पर्सन। हाँ, तो काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने सोचा ना कि आज मुझे घूमने जाना है। फिर सपोज सबसे गंदा जब मैं मंदिर जाने का प्लान करता हूँ फ्रेंड के साथ, तो मंदिर चलेगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खाना वगैरह करेंगी, तो फिर से रोड पे कैंसिल करना पड़ेगा पीरियड। हाँ, और फिर काफ़ी चीज़ होती है कि यहाँ जाना, वाइट सूट पहना हुआ आपने, पीरियड सारे दिन लीक हो गया, तो सोचते हैं आती है मेरी सारी प्रॉब्लम हमें नहीं होती गॉड, तो काफ़ी मूड अपसेट हो जाता है, कभी कैंसिल करनी पड़ती है, वरना जाकर तो इंजॉयमेंट भी नहीं होता, फिर से डलनेस होती है, स्ट्रेस होता है, तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बताया, थैंक यू। एम आई ऑडिबल? सो राइटली सेड, हर एक लड़की के लाइफ में ऐसा होता ही है। ओके, जितने भी हमने सेशन लिए, हर सेशन में 100% गर्ल्स और जो भी बॉयज हैं उन्होंने भी बताया कि उनके भी जो फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं, जब भी पीरियड आता है वी से नो नॉट टुडे, एंड शी यूज द राइट वर्ड एकदम से, राइट? बट अगर मैं आपको बताऊं कि ये पीरियड्स ही है जो हमारे हेल्थ का मिरर है। गेटिंग अ रेगुलर पीरियड इज साइन ऑफ अ गुड हेल्थ। ओके, यही मिथ्स आज हम बर्स्ट करने आए हैं। और इसके बाद में अगर आपको पीरियड आता है आपके रेगुलर टाइम पे, तो यू शुड नॉट फील बैड, यू शुड नॉट फील टैबू, बट यू शुड बी हैप्पी कि आपके सारे हार्मोन्स जो है वो जगह पर है। ओके, तो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले जैसे मैंने बताया, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ओके, बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स साइकिल विच इज़ गवर्न्ड बाय फीमेल हार्मोन्स विच लीड्स टू अ रेगुलर ब्लीडिंग। तो ये साइकिल है, साइकिल पता है एक के बाद एक चीज़ होती है। इसका मतलब देर आर फ्यू थिंग्स जिस पर ये चीज़ डिपेंडेंट है, एक के बाद एक। कहीं एक चीज़ में कोई अगर बिगाड़ आ गया तो आगे की चीज़ें ठीक से नहीं होंगी। यू अग्री विद दैट?
तो अंडरस्टूड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इसके बारे में कोई टैबू या कोई डलनेस या कोई बुरा लगने की बात है ही नहीं। तो ये साइकिल क्या होता है, 21 to 35 डेज के बीच वाला पीरियड होता है, जहाँ पे साइकिल में वेरी फ्रॉम 21 to 35 डेज। दैट मीन्स एवरी आफ्टर 21 डेज और 35 डेज यू विल गेट अ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और ये फ्लो होता है जो जिसको हम रेगुलर फ्लो कहते हैं। दिन में एक जैसे नहीं होता, कभी किसी दिन ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है। ओके, कलर वेरीज फ्रॉम पिंक टू रेड टू ब्राउन। कुछ कलर्स होते हैं जो मेंस्ट्रुअल ब्लड के होते हैं, जिसमें दैट इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन, विल स्पीक अबाउट इट लेटर। बट इस जैसे मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपको टैबू लगने की जरूरत नहीं है, सेम इज द थिंग विद द मेंस्ट्रुअल ब्लड। ओके, तो अभी देखते हैं कि इर्रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं। ओके, जो 21 डेज से पहले ही आना शुरू होते हैं, दैट मीन्स द साइकिल विच आर शॉर्टर देन 21 डेज एंड लॉन्गर देन 35 डेज, these are considered to be not normal but abnormal periods। period miss karna, okay, missing your periods or delayed periods is also not normal। menstrual flow heavy or scanty flow, isko bhi these are not normal things and they should be looked upon। Usually menstrual flow lasts for 7 days, depends from every person to person, but the flow which is longer than 7 days is considered to be abnormal। Okay, now usually there is a discomfort associated with menstrual cycle। Okay, every girl feels that, but if there is a severe pain which is affecting your day to day life, जो चीज़ें आप आमतौर पे करते हैं लेकिन पीरियड्स के दौरान आप नहीं कर पा रहे हो, ओके, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एसोसिएटेड विद सीवियर पेन और डिस्कम्फर्ट इज कंसिडर्ड टू बी एबनॉर्मल। अनदर थिंग इज ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया और दूसरा साइकिल अभी आया नहीं है, बट बिटवीन द पीरियड्स अगर आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रहा है, दैट इज नॉट नॉर्मल। ओके, सो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है एंड यू शुड नॉट इग्नोर दीज सिम्टम्स। सोकिंग, दैट मीन्स आपका 1 घंटे में ही पूरा जो पैड आप लगाते हैं दैट इज गेटिंग सोक्ड, दैट इज कंसिडर्ड एज अ हेवी ब्लीडिंग एंड it's not normal, it needs medical attention। So conditions related to irregular menstruation, there are amenorrhea, that means we discuss missing periods, बिल्कुल ही periods ना होना, जैसे 3-4 cycle हुए and then you are not having any periods for regular 3 or 4 months। Oligomenorrhea is infrequent periods। Dysmenorrhea, it is very common। Dysmenorrhea is having pain, severe abdominal cramps, headache, vomiting, किसी भी चीज़ में मन न लगना, this is considered as dysmenorrhea। Abnormal uterine bleeding, that means बहुत ज़्यादा bleeding हो रहा है और as we discussed periods which are longer than 7 days and the flow is very heavy, this is considered to be abnormal uterine bleeding। इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, किसके साथ डिस्कस करते हैं, या तो हम अपनी फ्रेंड को बताते हैं या अपनी सिस्टर को या अपनी मदर को। व्हाट इज देयर फर्स्ट रिएक्शन? हैज एनीबडी एक्सपीरियंस दिस कि अगर कोई पीरियड में कोई बदलाव होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है, पिंपल आ जाता है या पेट में दर्द होता है, व्हाट इज देयर फर्स्ट रिएक्शन? ये तो नॉर्मल है, ये तो होता ही रहता है, राइट? दिस इज द रिएक्शन, राइट? But you now know that few things in periods are not normal। Okay? तो मेडिकली क्या कॉजेज होते हैं इरेगुलर पीरियड्स के? एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, आपने सबने नाम सुना होगा पीसीओडी का। पीसीओडी इज सो कॉमन दीज डेज दैट एवरी third girl is having PCOD problem। It's on rise। So PCOD causes irregular periods। Again, it is an imbalance of hormones। And PID, PID is pelvic inflammatory disease। Okay, बेसिकली ये किसी इन्फेक्शन से होता है।
आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, सो PID एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो वजाइनल इन्फेक्शन होता है और ये फिर इट गोज अपवर्ड्स, ओके, एंड देन इट गोज टू अपर जेनिटल ट्रैक्ट, ओके. सिम्टम्स आर हैवी वजाइनल डिस्चार्ज विथ अनप्लेजेंट ऑडर, इरेगुलर पीरियड्स एंड पेल्विक पेन, ओके. तो जैसे मैंने कहा कि कभी कभी पीरियड ब्लड में फाउल स्मेलिंग आना, इट इज़ अ साइन ऑफ इन्फेक्शन. या जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है उसमें भी अगर कभी कोई फाउल स्मेल आ रहा है, इवन दैट इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन. सो आज हम STDs के बारे में बात करेंगे, ओके. सो तो नहीं रहे आप लोग? मोस्ट पीपल विद STD एक्सपीरियंस पेनफुल सिम्टम. बर्थ कंट्रोल पिल्स प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ STDs? नो, ये एक मिथ है. बर्थ कंट्रोल पिल सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव ही है, इट डज नॉट स्टॉप STD. डाउचिंग विल क्योर STD? नो. Abstinence is the best way to prevent STD? Yes. If you get an STD once and are treated, you can't get it again. No, you can get STD again. A person does not need to see a doctor if he or she notices sore on his or her genital once, but they go away. No, अगर कभी कोई स्किन रैश होती है कहीं पर भी और वो अपने आप भी चली जाती है, you need to see a doctor, even if it goes away. Condoms help prevent the spread of STD? Yes, right. So what are the symptoms if, to know if a person is infected with STD? Is sores, blood in urine, burning sensation while urinating, rashes, skin rash जिसके बारे में हमने पहले बात किया, itching, bumps, genital warts, unusual discharge. ये सारे symptoms होते हैं to know if a person is infected or not. Commonly transmitted STDs, chlamydia, gonorrhea, syphilis, these three are bacterial infections. HIV, HSV, hepatitis B, C and HPV, these are all viral infections. So, किन किन लोगों ने कोविड का नाम सुना है? सब लोगों ने कोविड का नाम सुना है. So you know COVID is a virus, okay? किन किन लोगों ने HIV का नाम सुना है? ऑलमोस्ट सब लोगों ने सुना है, ओके, गुड. किसने किसने HPV का नाम सुना है? HPV, द लास्ट. HPV का नाम सुना है किसी ने? Nobody? Okay, now we'll know. Can STDs lead to cancer? Can anybody tell me? क्या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन कैंसर कॉज कर सकता है? ओके, यस. आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं. सर्वाइकल कैंसर, अ मैसिव साइलेंट किलर, ओके. इट इज़ अ प्रिवेंटेबल कैंसर जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सबसे पहले तो इसके बारे में क्यों बात करना चाहिए, ओके. तो आई विल टेल यू अ नंबर दैट हमारा ये सेशन चल रहा है, अभी लगभग 1 घंटे चलेगा. जब तक हम बात कर रहे हैं दुनिया में कहीं एक लेडी सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो रही है. द नंबर्स आर सो हाई दैट एवरी 7 minutes अ वुमन इज लूजिंग हर लाइफ टू सर्वाइकल कैंसर. और इंडिया में क्यों बात करना चाहिए? क्योंकि इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द कैपिटल ऑफ सर्वाइकल कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर के बाद में अगर कोई दूसरा कैंसर है, द सेकेंड बिगेस्ट किलर इन विमेन इज सर्वाइकल कैंसर. और द मोस्ट सैड पार्ट इज दैट दिस इज अ कंप्लीटली प्रिवेंटेबल कैंसर. इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. कैसे? आइए देखते हैं. जैसे मैंने आपको बताया 3 लाख डेथ्स पर ईयर दुनिया भर में, ये 2021 का डेटा है. 822 डेथ्स पर डे हो रही है, 822 डेथ्स पर डे. अ वुमन इज डायग्नोस्ड विद सर्वाइकल कैंसर एवरी मिनट. हर एक मिनट दुनिया भर में कोई एक
लेडी को सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस हो रहा है। बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया। मेनी कंट्रीज आर क्लोज टू इरेडिकेटिंग सर्वाइकल कैंसर इन फ्यू ईयर्स, सो वी आर ऑल्सो ऑन दैट वे एंड द फर्स्ट step towards eradicating any disease or any infection is, can anybody tell me, सबसे पहले अगर कोई चीज़ हमें ख़त्म करनी है तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट स्टेप इज़ अवेयरनेस, कि हमें उसके बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात ही नहीं करेंगे और उसके बारे में जानेंगे नहीं तो क्या होगा? That problem will keep on rising and we will not be able to provide any solution. ये इंडिया का नंबर्स है जो मैंने बता दिए हैं। A woman dies every 7 minutes. Highest numbers of death in India. Cervical cancer में दुनिया भर में अगर सबसे ज़्यादा डेथ कहीं हो रही है, that is in India. Do you know the cause of cervical cancer? HPV, जिसके बारे में मैंने आपको पूछा था। HPV इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक वायरस है जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। इसके बारे में जानते हैं। 90% ऑफ मेल्स आर इन्फेक्टेड विथ HPV वंस इन देयर लाइफ टाइम। जितने भी लोग एक्टिव हैं, सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनमें से 90% ऑफ मेन विल एटलीस्ट वंस गेट इन्फेक्टेड विथ HPV इन देयर लाइफ टाइम। 80% of females are infected with HPV. The number is high, right? Percentage wise, the number is high. इसका मतलब ये है हर किसी को HPV का इन्फेक्शन कभी ना कभी जिंदगी में एक बार जरूर होगा। ओके? ये सभी जो परसेंटेज हमने देखे, इनमें से 50% जो इन्फेक्शंस होते हैं वो हाई रिस्क होते हैं। High risk means they have the capability of creating any serious health issues. Rest of them are not high risk ones. आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर क्या है, how it is caused, how it develops, who are at risk, why to talk about it, and what can you do about it. ये जो फिगर दिख रही है ये यूटेरस की है, और ये जो सर्विक्स है ये यूटेरस का मुंह होता है। इसको कहते हैं बच्चेदानी, आपने सुना होगा ना बच्चेदानी। बच्चेदानी का मुंह होता है सर्विक्स, और इसके अंदर के लाइनिंग के जो सेल्स होते हैं, इसमें जो कैंसर डेवलप होता है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो सर्विक्स के सेल्स को जो इफेक्ट करता है वो होता है सर्वाइकल कैंसर। इसके बारे में हमने देखा। HPV is a common virus that spreads through sexual activity. HPV can cause growth of abnormal cells on women's cervix. Cervix मैंने आपको बता दिया। If left untreated, these abnormal cells can develop into cervical cancer. ये होता कैसे है? So no HPV, यानी किसी को अभी तक HPV इन्फेक्शन हुआ नहीं है, ओके? Then HPV इन्फेक्शन होता है। इसका मतलब किसी तरह से ये वायरस आपके बॉडी में आ गया। नाउ इस स्टेज पर HPV इन्फेक्शन, जो बीच वाला बॉक्स है, इसमें बॉडी कैन क्लियर ऑफ HPV ऑन इट्स ओन। ओके, देयर इज नो मेडिसिन फॉर HPV। आपने कोई गोली खा ली और आपका HPV ठीक हो गया, नो। आपकी बॉडी खुद अपने आप HPV को क्लियर कर सकती है एट दिस स्टेज जहाँ पे HPV इन्फेक्शन हुआ है। But then, if body is not able to eliminate the HPV virus from your body, इसका मतलब क्या होता है? Persistent infection, वो infection वैसे ही रहता है। And then there are cellular changes. ये क्या होता है? HPV जो सर्विक्स के सेल्स होते हैं, वो वायरस उस सेल में रहने लगता है, ठीक है? अब अगर जिसका कोई घर नहीं है और उसमें आके कोई रहने लगे तो वो क्या करेगा? That is not his place. राइट जैसे अभी आप किसी कमरे में रह रहे हो और जिसका कोई वहां पे काम ही नहीं है, वो आके उस कमरे में रहने लगे और अपना घर बसा ले, क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा, राइट वही होता है। सेलुलर चेंजेस होने लगते हैं, वायरस उस जगह पर इन्फ्लेमेशन करता है। ये यहाँ पर भी प्रिवेंटेबल है।
देन लेटर स्टेज है इन्फ्लेमेशन के बाद में, सालों साल चलते हैं, बट स्टिल इफ इट इज निग्लेक्टेड देन दिस इन्फ्लेमेशन लीड्स टू प्री कैंसरस सेल्स, यानी सेल एबनॉर्मल होने लगते हैं, एंड देन दिस प्री कैंसरस सेल्स टर्न इनटू कैंसर। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, हर एक स्टेप पे हम कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं, ओके, एंड दैट इज व्हाई आई सेड अर्लियर दैट इट इज अ कंप्लीटली प्रिवेंटेबल कैंसर। सेल्युलर चेंजेस लीड टू प्री कैंसर एंड देन कैंसर। इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, कि क्या वजह है कि अगर किसी के बॉडी में एचपीवी आ गया एंड इट इज नॉट गोइंग, body cannot eliminate the HPV on its own. Okay, what are the causes for that? The risk factors are anything that can increase a person's chance of getting a disease. Women who are sexually active, sexual अगर exposure आपका होता रहा and you are getting exposed to HPV virus again and again, women who smoke, women who have other sexually transmitted diseases, जैसे हमने पहले बात किया था क्लमेडिया और गोनोरिया और पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में, जो माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ओके, लेकिन जब वो प्रेजेंट होते हैं और साथ में एचपीवी का इन्फेक्शन हो जाए तो इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक एंड बॉडी कैन नॉट एलिमिनेट एचपीवी ऑन इट्स ओन। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टेस्टेड फॉर, इवन इफ इट इज अ माइल्ड एसटीडी, टेस्ट करना और जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इफ अ पर्सन गेट्स एचपीवी देन इट विल नॉट बी एलिमिनेटेड इफ देयर इज एनी अदर एसटीडी प्रेजेंट। विमेन विथ वीक इम्यून सिस्टम, जैसे पहले से ही कोई इन्फेक्शन चल रहा हो, फॉर एग्जाम्पल HIV, उनके केसेस में एचपीवी का एलिमिनेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउ सर्वाइकल कैंसर प्रेजेंट्स, ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? यूजुअली देयर आर नो सिम्टम्स एंड दैट इज व्हाई ये नंबर्स इतने ज़्यादा है। बाय द टाइम वुमेन कम्स टू द हॉस्पिटल, कैंसर ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें कोई सिम्टम नहीं होते, पर अगर होते हैं तो होते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। एबनॉर्मल ब्लीडिंग के बारे में हमने बात की थी इन द रेगुलर पीरियड्स, एनीबडी रिमेंबर्स? ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स के बारे में बात की थी हमने, 2 पीरियड के बीच में स्पॉटिंग होना, दिस कैन बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर। ऑनगोइंग पेल्विक, लेग और बैक पेन, यूरिनरी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ किडनी, क्योंकि ये कैंसर थोड़ा सा फैल जाता है देन ये ब्लॉकेज करता है। दिस आर वेरी सीवियर एंड सिम्टम्स विच अपीयर लेटर। वेट लॉस, ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम और ब्लैडर, किसी और जगह से ब्लीडिंग होना। Now what can you do about this? This is a very important thing. इस वायरस का, जिसका हमने अभी इतना बड़ा पिक्चर क्रिएट करा, ये वायरस के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, राइट? जैसे कोविड ने बिल्कुल हल्ला मचा दिया था दुनिया में, वैक्सीनेशन आने के बाद में क्या हुआ? What happened after COVID vaccination came? Can anybody tell? You were a bit relaxed? You were relaxed going out in public area. क्यों? Yes, from this side. You feel protected when you are vaccinated? Yes. So vaccination available है इसका, और इसके टेस्ट भी अवेलेबल है। यानी बिफोर वी सॉ दैट स्टेजेस जहाँ पे एचपीवी आके चेंजेस करता है फिर आगे जाता है, एट द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हेन एचपीवी इज डिटेक्टेड इन योर बॉडी देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी प्रिवेंटेड देयर ऑनवर्ड्स। सो एचपीवी का टेस्ट अवेलेबल है विच इज कॉल्ड एज एचपीवी टेस्ट। मेनी मोर टेस्ट विल लुक अबाउट इट। सो एचपीवी का वैक्सीनेशन दिया जाता है 9 से 14 साल की उम्र में। 9 to 14 years, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर वैक्सीनेटेड, ओके। सो दिस इज इंक्लूडेड इन आवर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, बट ये पहले नहीं था। कुछ सालों पहले ये वैक्सीनेशन हमारे प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं था, ओके। सो नाउ, बट अगर आप इफ यू आर अबाउ 14 years of age, देन ऑल्सो यू कैन गेट वैक्सीनेटेड। 26 साल की उम्र से पहले यू कैन गेट वैक्सीनेशन डन। द यंगर यू आर, द मोर एफिशिएंट द वैक्सीनेशन इज।
routine cervical cancer screening is still necessary for women who have been vaccinated. Vaccinated का मतलब नहीं है कि स्क्रीनिंग नहीं करना है. ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग ये दो चीज़ ऐसे है तो 30 के ऊपर की सभी महिलाओं को करने चाहिए. आपके भी अगर जानकारी में कोई है फीमेल्स तो आपको उनको बताना चाहिए कि क्या आपको उसके बारे में पता है. सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के 2 टेस्ट होते हैं. एक होता है पैप्समियर टेस्ट, राइट. पैप्समियर टेस्ट होता है जहाँ पे सर्विक्स के सेल्स को निकालकर उसको लैब में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं. ये टेस्ट बहुत सिंपल है बट ये टेस्ट का प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है क्योंकि सैंपल कलेक्शन का प्रोसेस सिर्फ वहीं पर हो सकता है. दूसरा टेस्ट है HPV DNA सेल्फ सैंपल कलेक्शन टेस्ट. इज वेरी सिंपल टेस्ट, आप घर में कर सकते हैं. ये ब्रश है इसका. इज वेरी सिंपल. कोविड का टेस्ट कराया है किसी ने? राइट. उसी तरह से जगह से किसी जगह से सैंपल या सेल्स कलेक्ट करना होता है तो इस तरह के ब्रश यूज होते हैं. द सेम थिंग इज विद HPV सैंपल कलेक्शन. ये आप अपने घर में कर सकते हैं और बिल्कुल प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी में कर सकते हैं. दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल. यही वो ब्रश है जिसके बारे में मैंने बताया. होम बेस्ड सेल्फ सैंपल कलेक्शन किट फॉर HPV डिटेक्शन. ईजी एंड कंफर्टेबल क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको बस घर में ही सैंपल कलेक्ट करके देना है. हॉस्पिटल वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है. जब सैंपल कलेक्ट करेंगे तो लैब में भेजना है फॉर टेस्टिंग. डिटेक्ट्स HPV इवन इफ व्हेन इट हैज़ नॉट डेवलप्ड इनटू प्री कैंसर और कैंसर. दिस इज अ वेरी गुड थिंग. जो हमने स्टेजेस देखे थे, HPV इन्फेक्शन हुआ, देन HPV स्टेज इन द बॉडी. सो राइट एट द स्टेज ऑफ HPV इन्फेक्शन ये डिटेक्ट करेगा. द फर्स्ट स्टेज नो HPV देन HPV. उसी स्टेज पर हम HPV को डिटेक्ट कर सकते हैं. देन ऑल दीज फर्दर स्टेप्स आर प्रिवेंटेबल. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैप्समियर एंड HPV टेस्ट. ये क्यों नहीं कराती है महिला? कई सारी सरकारी सेंटर्स में ये टेस्ट फ्री में अवेलेबल होते हैं, पैप्समियर टेस्ट. But still, it is a very embarrassment, for a female to go to a center and to get tested. ये जो stigma attached है ना इसके साथ में, that is the biggest obstacle in creating awareness. किसी ने जवाब दिया था यहाँ पर कि पहला solution क्या है? awareness कराना. तो awareness के लिए हमें बात कर राइट. और अगर सिर्फ हम ही लोग बात करते रहे तो कैसे चलेगा? राइट. आप लोगों की भी जिम्मेदारी है. राइट. आप लोग क्या कर सकते हैं? कैन एनीबडी टेल मी इन ब्रिंगिंग अबाउट अवेयरनेस अबाउट विमेन्स हेल्थ इश्यूज जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करते? क्या करना चाहिए इसके बारे में? यू शुड टॉक अबाउट इट अमंगस्ट योर सेल्फ. डिस्कस विथ योर एल्डर सिस्टर और योर मदर कि क्या आपको पता है ऐसे कैंसर होते हैं जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. राइट. ये कर सकते हैं हम लोग. कैन वी डू दैट? कैन वी टॉक अबाउट इट? आई वॉज टोल्ड दैट द गर्ल्स आर वेरी एंथुजियास्टिक. सो कैन वी डू? कैन वी? So ignorance, they say ignorance is bliss, but in some cases ignorance can be fatal. So for further information, you can log on to our website drsafehands.com, and this is our helpline number. If you have any further queries, you can just reach out to us. Now if you have any questions related to this session, you can ask now. Any queries? Any questions? किसी को कुछ जानना है? No questions, I guess. Okay, thank you. Saying keep your menstrual health right to make your future bright, and it's high time to break our silence on our female autonomy and express our views which can help others. Now I would like to call Dr. Sneha ma'am for her views. So thank you so much for having us here.
And just give me a second before we start our presentation. I'm Dr. Sneha Sharma. I'm a consultant psychiatrist. हिंदी में दिमाग के डॉक्टर, right? And as you know, दिमाग के डॉक्टर के पास जाना बहुत cool तो नहीं होता, right? There is a lot of stigma attached to it, and today I'm here to talk about the stigmas that are there. And I hope कि मैं आपका mind change कर पाऊंगी. And like Dr. Deepti correctly said, and some of you girls in the audience also said, awareness is the key. Sometimes the stigma is coming because people don't know enough, right? हमें पता नहीं होता इसलिए stigma होता है. हमें पता होगा information होगी, information is power, knowledge is power. So if we have information, we'll be able to make changes which go a long way. तो मेंटल हेल्थ के बारे में पहले सबसे सुन लेते हैं. एनीबडी हु वुड लाइक टू कमेंट, ऐड समथिंग कि आप लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में क्या लगता है? एनीथिंग. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग. माइक लीजिए. Anybody wants to ask a question, tell them to hold this and use this card. This is on. This is a mic. आप इससे मेंटल चल नहीं रहा है, ऐसे बोल रहा हूँ. सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ दो शब्द से मिलकर बना है, मेंटल एंड हेल्थ. सबसे पहले मेंटल का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड, और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, कि जो हमारा माइंड है वो स्वस्थ है या नहीं. स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? क्या हमारे जो कॉमन पीपल है, जो हमारे आसपास हैं, हमारे साथ बैठते हैं, क्या सबका माइंड स्वस्थ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. क्योंकि जैसे हमें लोग दिखते हैं उससे अलग होते हैं. मतलब उनके माइंड में डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है जिनको लेकर उनके माइंड पे बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं. आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर समाज का दबाव होता है, जैसे महिलाओं के ऊपर होता है. इसी तरह हर किसी की अपनी फैमिली प्रॉब्लम होती है, उसको लेकर लोगों के माइंड पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. इसे डिफाइन Absolutely. Rightly said. So what she said, just for everybody else to know, she very rightly pointed out that mental health is made up of two words, mental plus health, right? Now health is not just mental. Health एक बड़ा डोमेन है जिसका एक component है mental health. और क्या क्या components हो सकते हैं? Anybody? Physical health. What else? Emotional health. Yes. Louder, girls, come on. Social well-being, absolutely. So there are a lot of components of health, out of which mental is just one aspect. There are physical components of health, there are social components of health, and there are emotional components of health. So, which is why we cannot see mental health. हम mental health को एक single lens से नहीं देख सकते. हम नहीं ये बोल सकते कि ये कर लो तो mental health ठीक रहेगी, तो बाकी चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है. नहीं, मेंटल हेल्थ को अगर हमें अच्छा रखना है तो हमें फिजिकल हेल्थ को, सोशल जस्टिस को, इमोशनल हेल्थ को, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा. तो आज जो हम बात करेंगे इस टॉपिक में, उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन होगा, फिर कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशंस को हम कवर करेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है आज का पार्ट रहेगा वो रहेगा कॉमन मिथ्स को ब्रेक करना. एंड द फोर्थ वुड बी अ कंक्लूजन. So rightly said, mental health is a state of mental well-being that enables people to cope with stresses of life, realize their abilities, learn well, work well and contribute towards their community. तो ये सारा चीज़ जो है ये मेंटल हेल्थ में आता है. जब हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ किसी की अच्छी है या खराब है, तो वो इस डोमेन में देखी जाएगी कि क्या वो अपनी लाइफ के स्ट्रेस को डील कर पा रहे हैं, क्या वो अपनी बेसिक जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उसको वो अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, क्या वो कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, अच्छे से काम कर पा रहे हैं और अच्छे से सीख पा रहे हैं. तो इमोशनल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट सोशल वेलफेयर, ये सब ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए.
मेंटल हेल्थ एक इंडिविजुअल का भी काम हो सकता है, हम एज इंडिविजुअल्स काम कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, बट एज अ सोसाइटी भी हमें काम करना पड़ेगा ताकि हमारी सोसाइटी एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी, एज अ women who are working, हमारी कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। जब हम डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। इसीलिए जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम बायो साइको सोशल प्रोफाइल की बातें करते हैं। इसका क्या मतलब है कि कई बार हम इंडिविजुअल्स, राइट, हमें से किसी को भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। WHO के हिसाब से 1 out of 4 people, मतलब यहाँ पे 4 में से हर एक इंसान को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, जो कि या तो डायग्नोस्ड है या अनडायग्नोस्ड है, राइट। तो इमेजिन द नंबर इज दैट ह्यूज। एंड ऐसे में अगर हम देखेंगे क्या क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं या क्या प्रोटेक्ट कर सकता है, तो वो बायोलॉजिकल, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एक कॉम्पोनेंट होता है सिर्फ। अगर हमारी फैमिली में हिस्ट्री है कि किसी को एंजाइटी की हिस्ट्री है, सुसाइड की हिस्ट्री है, सब्सटेंस यूज या ड्रग यूज की हिस्ट्री है, तो हमारे को वो बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके भी घर में किसी को ऐसी दिक्कत है उसको ये चीज़ होनी ही होनी है। जेनेटिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक इशू होता है, तो वो बायोलॉजी डिटरमाइन करती है। ऐसे में और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि वो नशा कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर किसी भी तरह का नशा यूजुअली मेंटल हेल्थ को खराब ही करता है। देन चाइल्डहुड कैसा रहा है, बर्थ कैसा रहा है, बर्थ में डिफेक्ट्स तो नहीं हुए हैं, कोई ब्रेन इंजरी तो नहीं हुई है, ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। यहाँ क्या आता है, इसमें आता है बिहेवियर, इमोशंस, थॉट्स। जब भी हम किसी भी की बात करें, आप देखो घर में मान लो किसी के 4 भाई बहन हैं, तो अगर किसी के मदर को या फादर को कोई इशू है या साइकोलॉजिकल इशू है, तो जरूरी नहीं है कि चारों बच्चों को वो इशू होगा, राइट। तो जैसे हमने बात की वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करेगा, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वो इंडिविजुअल का इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा है, उनके इमोशंस कैसे हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, वो फीलिंग्स कैसे प्रोसेस करते हैं, बिहेवियर क्या है, और इम्पल्सिविटी टाइप के कुछ ट्रेट्स होते हैं वो उनकी पर्सनैलिटी में है या नहीं है। और जो लास्ट आता है वो है सोशल। सोशल में क्या हो जाता है कि पॉवर्टी, राइट। हम किसी को अगर कोई बहुत ही छोटी जगह में रह रहा है, सनलाइट प्रॉपर नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, एडिक्वेट मनी नहीं है टू इवन सपोर्ट द फैमिली, तो ऐसे में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मेंटल हेल्थ उनकी बहुत अच्छी रहेगी, राइट। तो सोशल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ प्रीडोमिनेंट रोल, जिसमें चाइल्डहुड एडवर्सिटी भी एक फैक्टर आता है जो हम एज अ सोसाइटी वर्क कर सकते हैं। तो जब हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं तो सेक्सुअल अब्यूज भी आता है, राइट। और सेक्सुअल अब्यूज बच्चों में बहुत कॉमन होता है और उसके चलते आगे चल के बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। तो दिस इज वेयर द सोशल फैक्टर्स कम इन। हमें एज ए सोसाइटी क्या करना है, हमारी लॉज और पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, ये भी हमारी मेंटल हेल्थ को डिटरमाइन करता है। रिस्क फैक्टर्स हमने कवर कर लिए। नाउ हम स्पेशली विमेन में क्यों बात करें इस चीज की? एनी इनपुट? आज हम गर्ल्स विमेन में ही क्यों बात करें? कुछ डिफरेंस है, हम सबकी हेल्थ के बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? आज हम जनरल टॉपिक शुरू कर देते कि मेंटल हेल्थ वो मेन भी हो जाता, विमेन भी कवर हो जाता। व्हाई स्पेसिफिकली विमेन मेंटल हेल्थ? कम ऑन, इनपुट्स, यस, बोलो बोलो, लिखा हुआ है यार, पढ़ के बोल दो। आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ पे जो सेशन हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम महिलाओं के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं। मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात करना चाहिए क्योंकि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि महिलाओं पर ज़्यादा प्रभाव होता है, ज़्यादा बर्डन होता है, फैमिली का भी होता है, और इसके अलावा जो भी उनके आसपास समाज के जो लोग हैं वो भी उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको लेकर, इसलिए हम उनके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच। यस, क्लैपिंग। तो हम मेंटल हेल्थ स्पेशली इन वुमेन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा
बायोलॉजिकल मेकअप है वो डिफरेंट होता है देन मेन, राइट? हमारे हार्मोन्स होते हैं, जब हम सेक्सुअल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं, तो वो क्यों हो रहा है फीमेल्स में? बिकॉज देयर आर सर्टेन हार्मोन्स। अब वो हार्मोन्स हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो कुछ बीमारियां जो हैं वो स्पेसिफिकली विमेन में ही होती हैं, या उन जिनके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और हार्मोन्स हैं, राइट? और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हमारी सेम सोसाइटी में भी मेन और विमेन का सोशल स्टैंडिंग अलग अलग है, हम सेम सोसाइटी में, तो शायद विमेन है, वर्किंग है, अर्न भी कर रही है, बट हो सकता है कि घर का पूरा बर्डन या घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट पर्सन। अगर वो इन डे 24 सबके पास लिमिटेड टाइम है, 24 आवर्स में अगर आपको 10 चीज़ें करनी है वर्सेस अगर आपको 5 चीज़ें करनी है, तो ऑफ कोर्स आपका अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल होगा, राइट? एंड जैसा कि हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ता है उसके लिए, राइट? फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आर रिलेटेड। तो अगर आपको वॉक पे जाना है या 1 घंटा आपने जिम के लिए निकालना है, इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट इफ यू हैव एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? देन द अदर थिंग इज दैट हम स्टैटिस्टिकली देखें, अगर हम देखें भारत में, तो फीमेल्स जो हैं वो विक्टिम्स हैं ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज मोर देन मेन, राइट? तो वो जो एक बैलेंस है वो ऑलरेडी गड़बड़ाया हुआ है। तो इसलिए हम आउट ऑफ मेंटल हेल्थ एक स्पेशल फोकस करते हैं ऑन विमेन मेंटल हेल्थ। PMS सबने सुना है? नहीं सुना? यस, सुना हुआ है। व्हाट इज PMS? प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। सो PMS इज अ सिंड्रोम का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी सिम्टम्स। तो सिंड्रोम में क्या होता है कि यूजुअली प्रीमेंस्ट्रुअल मेंसेस के पहले विमेन एक्सपीरियंस करती हैं कुछ सिम्टम्स, जिसमें जो फिजिकल इन नेचर हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इन नेचर हो सकते हैं, जिसके थ्रू उनका जो एवरीडे टास्क है या एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन देयर प्रोडक्टिविटी या वर्क लाइफ या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, राइट? तो प्री मेंस्ट्रुअल का मतलब है कि ये मेंसेस स्टार्ट होने के बाद आती है ये प्रॉब्लम। मेंसेस के ऑलमोस्ट अ वीक बिफोर या 5 days बिफोर सम विमेन एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ब्लोटिंग, सिग्निफिकेंट पेन, significant other physical symptoms like headache, mood changes like irritability, right? Difficulty in focusing, disturbed sleep, disturbed appetite. Sometimes appetite बहुत बढ़ जाता है, sometimes कम हो जाता है। ये जो एक चीज़ है ये बहुत कॉमन होती है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द women कुछ ना कुछ फॉर्म में PMS के सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो PMS एक ऐसी चीज़ है जो कि हम मैनेज कर सकते हैं विद लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है कि इफ यू स्लीप वेल, इफ यू इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटी इन योर लाइफस्टाइल, सो देयर इज अ ग्रेटर चांस कि आपके जो सिम्टम्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। स्पेशली इनटेक ऑफ सर्टेन फूड या ड्रग यूज, स्मोकिंग एंड अल्कोहल यूज, ये भी PMS के सिम्टम्स को वर्स कर देता है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ज़्यादातर लोग अपने सिम्टम्स को मैनेज कर पाते हैं PMS के सिम्टम्स को। नाउ PMS का एक सिग्निफिकेंटली सिवियर फॉर्म होता है जो होता है PMDD। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। PMDD होता है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। तो वो जो 80% विमेन है उनमें से कुछ विमेन ऐसी होती हैं जो सिग्निफिकेंटली डेबिलिटेट हो जाती हैं उस टाइम पे। अगर आप देखोगे कि तो कुछ नेशंस में एक मेंस्ट्रुअल लीव का भी प्रोविजन आया है। वो इसीलिए आया है कि ऐसा देखा गया है लेटर रिसर्च के थ्रू। अर्लियर ऑफ कोर्स जैसे डॉक्टर दीप्ति ने बोला, सब लोग बोलते हैं ऐसा नॉर्मल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? सबको होता है, हमारी पेरेंट्स, हमारी मदर्स और हमारी एल्डर सिस्टर्स और आसपास में सब लोग बोलते हैं इट्स नॉर्मल। आप नॉर्मल एक चीज़ को पैथोलॉजिकल बना रहे हो। बट क्या है कि इस पे रिसर्च हुई है, इस पे बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया गया और देखा गया सिग्निफिकेंटली उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका मूड, उनका स्लीप एंड एपेटाइट एंड फोकस इम्पेयर हो जाता है एंड इट बेनिफिट्स वेरी वेल विद ट्रीटमेंट। सो द ट्रीटमेंट कुड बी therapy, the treatment could also be medication, and of course it is a diagnosis which is provided and done by a doctor, right? तो अगर आपको ऐसे कुछ symptoms लग रहे हैं, आपको लग सकता है कि मुझे PMDD हो सकता है, बट जो डायग्नोसिस होगा वो डॉक्टर करेंगे। इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें समटाइम्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम कर जाती हैं,
समटाइम्स SSRIs एंटी डिप्रेसेंट्स अच्छे से काम करती हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही ली जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर ये दवाई लेनी पड़ेगी। इस पे आते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन सबने सुना होगा, यस। डिप्रेशन और सैडनेस में क्या डिफरेंस होता है बता दो। उदास होने में और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है? मैम सैडनेस लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लेकिन डिप्रेशन जो है वो एक मतलब लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जिससे हमें एंजाइटी होती है, हेडेक होता है और हम मतलब कोई भी वर्क जो है वो नॉर्मली कर नहीं पाते। ओके, वेरी क्लोज। कोई और? हम इंग्लिश में कोई भी उदास होता है या हम उदास होते हैं तो बोलते हैं मैं कुछ दिनों से डिप्रेस हो रहे हैं ना। सैडनेस को हम लेबल कर रहे हैं एज डिप्रेशन। तो सैडनेस क्या है? इमोशन। सैडनेस इज अ वेरी नॉर्मल इमोशन। डिप्रेशन इज अ इलनेस। एक्सक्यूज मी मैम, हम डिप्रेशन होते हैं व्हेन देयर इज लैक ऑफ सेरोटोनिन। आई डोंट नो हु इज टॉकिंग। ओके, यस। Depression is caused because when there is a lack of serotonin in the brain, and sadness is just a short time period sadness and our mood swings just because of some circumstances. However, depression is a very long period due to the lack of serotonin in the brain. Thank you. Right. Very correct. So very brilliant young women knowing most of the answers. और कोई इधर से? Somebody. Difference between depression and sadness. Let's say I lose a pet, right? Then will I feel sad? Will I feel sad for a long period of time if I am attached and love my pet? Yes. Will that count as depression? So how do we know? So as rightly pointed out, एक जो important difference होता है वो duration का होता है, right? कि sadness जो है एक emotion है, तो usually short period के लिए होता है, आता है जाता है। जैसे हमें खुशी महसूस होती है, गुस्सा आता है, कभी कभी हम anxious हो जाते हैं, ये सब emotions हैं और ये सब normal human emotions हैं। अगर वो जो sadness है वो persistent रह रही है for most part of the day, और वो जो persistence है वो लंबे टाइम चल रही है, जिसको हम अगर बोलें कि 10-15 दिन 2 वीक्स के ऊपर कोई रेगुलरली लो फील कर रहा है विदाउट एनी रीज़न, बट ऐसा नहीं है कि जिनके पास रीज़न है उनको डिप्रेशन नहीं हो सकता। ओके, तो एक जो यूजफुल चीज़ है जो आप लोग जान सकते हैं वो ये है कि अगर कोई जो उदासी है वो परसिस्टेंट है, ड्यूरेशन एक लंबा चल रहा है, या फिर उससे डेंजर हो रहा है। मान लो किसी को लगने लगे कि आई लॉस्ट माई पेट, आई लव दैट कैट, तो इसलिए अब मैं मरना चाहती हूँ, तो वो क्या हो गया? देयर इज अ डेंजर टू लाइफ। या मान लो उदास हूँ और मेरा मूड लो ही रह रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें करूँ जो मैं इंजॉय करती हूँ, मूवी देखने चले गए, फ्रेंड्स से बात करी, बाहर चले गए, सब कुछ करा, चीज़ें ट्राई करी, फिर भी मेरा मूड जो है या जो प्रीवियसली मैं चीज़ें इंजॉय करती थी अब मैं नहीं कर पा रही या कम कर पा रही हूँ, तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है। तीसरा चीज़ क्या हो गया? डिसफंक्शनिंग। डिसफंक्शनिंग क्या हो गया कि मतलब उसका इम्पैक्ट जो है सैडनेस का वो मेरे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे, मेरे काम में, मेरे वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल, सोशल चीज़ों में, माई एबिलिटी टू इंजॉय माई लाइफ, इन सब में दिखने लगा, तो वो डिप्रेशन में काउंट होगा। और फोर्थ क्या हो सकता है कि डिविएंसी हो सकती है, मतलब एक हर किसी का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, कुछ लोग बहुत बोलते हैं, बहुत खुश रहते हैं, कुछ लोग नॉट सैड रहते हैं बट शांत रहते हैं। ऐसे में अगर आपको लग रहा है ना कि कोई जो बहुत बोलता था बहुत अच्छे से, वो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम सिग्निफिकेंटली चुप रह रहा है, उदास रह रहा है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि देयर कैन बी एन अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ इशू। So these are the things that we discussed. Sleep and appetite is very important. Disturbances भी आने लगते हैं इसमें, right? जो कि normal grief से हटके हो जाता है। Now coming to anxiety. Anxiety is very common. किसी ने बोला था अभी we discussed कि डिप्रेशन में भी एंजाइटी हो सकती है, वेरी करेक्ट। डिप्रेसिव डिसऑर्डर में एंजाइटी भी हो सकती है। एंजाइटी नॉर्मल होती है, नहीं होती? कम ऑन, एंजाइटी नॉर्मल होती है, नहीं होती? नॉर्मल होती है। तो जो इलनेस है वो क्या होती है?
एंजाइटी को हम ट्रीट भी करते हैं ना, दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर. वेरी करेक्ट. एंजाइटी इज एन इमोशन. सम अमाउंट ऑफ एंजाइटी इज वेरी नॉर्मल. मेरे को अगर कोई एग्जाम में जाना है, उससे पहले मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, उससे पहली वाली रात मैंने खाना नहीं खाया, नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स नॉर्मल एंजाइटी. बट अगर वो जो एंजाइटी है वो इतनी हद तक हो गई कि मैं एग्जाम हॉल में तो बैठ गई हूँ, मेरे हाथ शेक कर रहे हैं, उससे सांस नहीं जा रही है, मेरे को हेडेक हो रहा है, या मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, राइट, दैट इज एंजाइटी जो कि आपकी नॉर्मल से बढ़ गई है. और वो एंजाइटी डिसऑर्डर में काउंट होती है एंड इज ट्रीटेबल, राइट. एंड ऑल ऑफ दीज डिसऑर्डर्स कैन बी वर्स बाय सब्सटेंस यूज. तो अल्कोहल लोग लेते हैं कि मेरी एंजाइटी को रिलीफ मिल जाए आफ्टर आई हैव अल्कोहल, वो इमीडिएटली रिलीफ देगी, बाद में एंजाइटी को वर्सन कर देगी. These are the common physical and psychological symptoms of anxiety. आप सब ने किसी ना किसी पॉइंट में लाइफ में एंजाइटी एक्सपीरियंस की होगी probably, right? जब वो significant लेवल पे होने लगती है, बार बार होने लगती है, then you should reach out to a doctor who can then make a diagnosis and if needed, guide you in for relevant treatment. Treatment can be medication, treatment can be therapy also, or a combination of both. These are the types of anxiety disorder. Again, this is the doctor's job. Now coming to eating disorder. What are eating disorders? Anybody? हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप्ति. ईटिंग डिसऑर्डर इस टाइप ऑफ कि आप खाना खाते हो तो एक जितना आपको भूख लगती है आप उतना खाते हो, बट ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि अभी आपकी मेंटल हेल्थ या फिर किसी और वजह से आपका इतना अफेक्ट हो जाता है कि आप या तो खाते हो, बहुत ज़्यादा खाते हो, या तो खाते ही नहीं हो, और आप इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हो, मतलब अपने आप से आप वॉमिट करने लग जाते हो. पहले खा लोगे फिर उसे इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के थ्रू निकाल दोगे. तो दीज आर टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स. वेरी करेक्ट. कभी कभार ईटिंग डिसऑर्डर में ये भी हो जाता है कि लोग अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए हद से ज़्यादा खाना खाते हैं और फिर उस खाने को वॉमिट के थ्रू निकाल भी देते हैं. करेक्ट. डिसऑर्डर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो ज़्यादा खाना, एक तो कम खाना. कुछ लोग होते हैं जो फिगर मेंटेनेंस के लिए कम खाते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो वो भी एक डिसऑर्डर में ही आता है. और कुछ होते हैं कि ज़्यादा ही खा लेते हैं, वेट गेन के चक्कर में हैवी खाना खाते हैं, देन वॉमिटिंग के थ्रू वो निकाल देते हैं. तो ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है कि ज़्यादा खा लेना, कम खाना. आपको अपने मतलब जितनी भूख लगे उतना ही खाओ और टाइम टू टाइम खाना चाहिए. ऐसे नहीं कि आपको पतला होना है, फिगर बनाना है, तो यू डू डाइटिंग एक्सऑल. ये सब चीज़ बेकार ही होती है. आप अच्छा खाओ और हेल्दी रहोगे तो वो चीज़ अपने आप मेंटेनेंस में आ जाता है. Right. So most of you know about what is eating disorder. Eating disorder, मैं उसको बस थोड़ा सा और elaborate कर देती हूँ. Eating disorder क्या होते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं mainly. जिसमें जो मेन है वो हो सकता है या तो आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो खाना, राइट. आपको एक पर्टिकुलर फिगर चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर वेट चाहिए, इसकी वजह से आपने खाना रेस्ट्रिक्ट कर दिया है. इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप अपनी जो नॉर्मल भूख है उसको दबा रहे हो. आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भूख लगना जो बॉडी वो भी बंद हो जाता है, राइट. तो आपका जो इनटेक ऑफ फूड है दैट गोज डाउन सिग्निफिकेंटली, सो मच दैट आपकी बॉडी के पास जो प्रीवियस स्टोर ऑफ फैट है वो सब यूज हो जाता है. उसके बाद बॉडी के लिए पास एनर्जी की जगह नहीं बचती, राइट. एंड इसमें और क्या होता है, देयर इज एन ऑब्सेशन सॉर्ट ऑफ, देयर इज अ towards food. So the most of the time of that person is spent in thinking कि मुझे क्या खाना है, इसमें कितनी कैलोरीज होंगी. तो पूरा दिन में इसी प्लानिंग में जाता है. कोई खाने से पहले हम शायद 5-10 मिनट पहले सोचेंगे चलो भूख लगी है ये खा लेते हैं, या खाने में क्या बना है. Those people will spend unusual amount of time worrying about eating behavior. वो लोग अच्छे से खाना सजाएंगे, राइट, दूसरों को खिलाएंगे, बट खुद शायद बहुत ही छोटा पोर्शन लेंगे. तो इस तरह के जो ईटिंग बिहेवियर्स आ जाते हैं, जो प्रीडोमिनेंट उनका माइंड और बिहेवियर को ओवरपावर कर लेते हैं, दैट फॉल्स अंडर ईटिंग डिसऑर्डर, प्राइमरीली एनोरेक्सिया. द अदर काइंड इज बुलिमिया नर्वोसा. तो जो बुलिमिया है या बिंज ईटिंग है, इसमें क्या होता है कि ज़्यादा खा रहे हैं बट देयर इज स्टिल
in bulimia nervosa the person still wants कि मुझे एक particular way दिखना है, मेरे को weight नहीं gain करना है, तो those people जो भी उन्होंने खाया for whatever reason, it could be emotional eating, then they take it out by vomiting it out. So this is a thing which is very common in young girls and often missed because इसके बारे में खुल के बात नहीं होती, इसके कुछ ऐसे evident behaviors भी नहीं होते और severe cases में ही cases निकल के आते हैं. And then binge eating disorder of course is where somebody is eating a lot, more than they are hungry, more than they want to eat, and they keep eating because it's an emotional way of making them feel better. Body dysmorphic disorder closely related to eating disorder कि इसमें क्या होता है कि there is a predominance कि I should look a certain way. तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने आप को unhealthily compare करते हैं towards other bodies which are there on Instagram or social media or magazines, and then they feel कि मेरी नाक थोड़ी ज़्यादा तीखी है या थोड़ी छोटी है या मोटी है या अब वो जो एक बिहेवियर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर. तो ये एक एविडेंस है टुवर्ड्स दैट इलनेस जो कि बायोलॉजिकली प्रीडिस्पोज हो सकती है, बट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी वी आर लिविंग इन, इससे जो इंसिडेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं. Substance abuse, all of you should know that substance like tobacco, nicotine, cannabis, alcohol, they all make physical health worse, they make mental health worse. Everybody knows this, but then why do they do it? So there are multiple risk factors. Asserting independence, experimenting, peer pressure, risk-taking behaviors, mental health issue, जिसकी वजह से people can indulge in taking substance. It is a behavior जो कि आप almost 80 to 90% of the youth is indulging in. So almost 90% of children in college have experimented with substance. Not all of them develop abuse, but please be aware that all of us have that predisposition to becoming addicted and dependent. Nobody starts substance use by thinking I will become addicted to this. Nobody starts by thinking कि मैं liver transplant कराऊंगी 20 साल बाद. Right? Everybody starts thinking with I am in control, and somewhere along the time that control is lost. The good news is substance abuse is not about willpower. Substance abuse is a treatable mental health behavior. Substance use के लिए इलाज है. Substance abuse जो लोग करते हैं, जो लोग dependent हैं, they can take treatment and a lot of them become better. Now just covering the last part, which is self-harm. Self-harm is a behavior, it's not a diagnosis. बहुत सारे young girls, young boys also, more predominantly young girls, have behavior which is cutting behavior. आपने अपने आसपास में देखा होगा या मूवीज और शोज में ज़रूर देखा होगा कि यंग गर्ल्स अपने आप को हार्म करते हैं, either in response to some frustration, irritability, a breakup, maybe a scolding by parents, right? तो इन सब में जो self harm behavior आता है उसको most of that is labeled as attention seeking behavior, right? कि इसको attention चाहिए या इसको focus दिलाना है या manipulate करने की कोशिश करें, इसलिए self harm कर रहे हैं. ज़्यादातर self harm behavior में underlying चीज़ क्या होती है कि उनके पास healthy coping mechanism नहीं होते. हम सबको लाइफ में स्ट्रेस आएगा, हम सब स्ट्रेस को डील करेंगे. देयर आर हेल्दी वेज ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस, देयर आर अनहेल्दी वेज. सेल्फ हार्म इज एन अनहेल्दी वे. फोकस टुवर्ड्स मेकिंग हेल्दी. वी कैन हेल्प इंडिविजुअल्स हु सेल्फ हार्म एंड फोकस देम, मूव देम टुवर्ड्स हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म. So what to do? Go to a professional, diagnose and then follow the advice. Coming to the common myths. This can be a question and answer format. Do you think mental health is a sign of weakness? No. Why? Mental health is a weakness of character. Weak है इसलिए शायद इतना दुखी हो रही है एग्जाम के बाद. वीक है इसलिए शायद एंजाइटी हो रही है इसको. ऐसा कुछ है? नहीं. आई होप आपने आज सीखा कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ कंडीशन हो सकती है. बैड पेरेंटिंग कॉजेज मेंटल हेल्थ? यस और नो? यस? नो. सो दिस इज अ मिथ. Bad parenting does not cause mental health issues. Of course, childhood adversity
difficult environment to a child can be one of the factors that contribute, but bad parenting, we can't label कि एक बच्चा बीमार है या कि कोई बड़ा हो गया adult में मेरे को depression हो गया तो go back and say that maybe I was not raised right. Okay? Again, this is one of the stigmas जिसकी वजह से people don't reach out for help. They think that somebody will be held responsible for their depression. Especially parents feel when taking their child, they feel guilty that did we do something? No. People with mental illnesses are violent? Yes or no? Yes? Okay, this is also a myth. They are not. So, exactly, यही एक input है. Most of the ways, so social media, movies, TV shows, क्या दिखाते हैं कि जो एक वायलेंट इंडिविजुअल होता है उसका एक पास्ट होता है और उसके पास उसके कोई मेंटल इलनेस होती है जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेव करता है, राइट? इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हॉस्पिटल आते हैं डरते हैं कि मैम मैं पागल नहीं हूँ, बिकॉज अगर वो लेबल मिल गया तो आसपास वाले मुझसे बच के मतलब इफ आई एम इन कॉलेज मेरे को इल बोल दिया या डिप्रेशन बोल दिया या तो बाकी फ्रेंड्स को लगेगा ये तो कभी भी वायलेंट हो सकता है, अग्रेसिव हो सकता है, मार सकता है, और लोगों को ये बिलीफ है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो वायलेंस होते हैं बहुत ही स्मॉल पार्ट, जो कम्युनिटी में वायलेंस हो रही है उसका बहुत स्मॉल पार्ट जो होता है वो मेंटल इलनेसेस की वजह से हो रहा होता है. मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर लाइक दैट. अ बैड इंडिविजुअल इज नॉट मेंटल इलनेस. प्लीज डोंट कंफ्यूज दैट. ओके? There is no treatment. Is that a myth? Yes and no. There is no treatment for mental illness. There are treatment options, therapy, medications, or both. Medications are addictive, people believe, but that's not true. There are better medications that have come in and which are not addictive. So these are the conclusions. And thank you. This is affordable online resources if any one of you want to go back and read about mental health or reach out to somebody. Thank you so much. Any questions? थैंक यू सो मच मैम फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन. आपने बताया कि जो मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट होता है देयर आर ट्रीटमेंट अवेलेबल एंड पीपल कैन सीक हेल्प, बट अगर किसी को मेंटल ट्रीटमेंट लेना है तो उन्हें किन प्रकार के डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? राइट, वेरी रेलिवेंट. एनी आंसर फ्रॉम द ऑडियंस? साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट. So maybe not most of you are aware, psychiatrists and psychologists are both mental health professionals. They have different areas of expertise. A psychiatrist has done their MBS, so they have an idea about normal bodily functions and general health and illnesses, and then as a super specialization they do mental health, which is psychiatry. A psychologist is a person who studied in great details about psychology as their bachelor's and master's and then super specialization courses, right? So both psychiatrists and psychologists are licensed and they are professionals who can diagnose and treat. They need to work in collaboration, right? तो कुछ चीज़ें होती हैं जो psychiatrist diagnosis दोनों कर सकते हैं. कुछ चीज़ें जैसे कि ये देखना कि कोई जो इलनेस है उसका कोई बायोलॉजिकल कॉज तो नहीं है कि मेरे को थायराइड इश्यूज हैं या मुझे PCOD है इस वजह से मेरे को या एंजाइटी हो रहा है या मेरे को हार्ट कंडीशन की वजह से मुझे एंजाइटी हो रहा है. ऑल ऑफ दैट डिफरेंशिएशन इज डन बाय अ medical doctor or psychiatrist. Psychologists are adept at providing diagnosis, refer wherever is needed, and treatment in terms of therapies. So a lot of psychiatric problems and psychological problems do very well with cognitive or behavioral therapies. And those therapies are basically learning skills on how to deal with your life problems. I hope I've answered your question.
गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। इसका आंसर एक और ये भी हो सकता है मैम, वो थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट मेंशन इन आयुर्वेदा, बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स है, और योग और मेडिटेशन तो है ही सबसे बेस्ट तरीका है डिप्रेशन, स्ट्रेस और मेंटल वेलबींग को अच्छा करने के लिए। मैम मेरी क्वेरी ये थी, या मेरा क्वेश्चन ये था दैट यू हैव मेंशन कि बैड पेरेंटिंग जो होता है वो मेंटल इलनेस का रीज़न नहीं है, बट मैम वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स जहाँ पर ये देखा गया है कि अगर हमारा चाइल्डहुड खराब होता है तो उसका असर पूरी ज़िंदगी भर हमारे ऊपर रहता है। चाइल्डहुड ट्रॉमाज रहते हैं, उसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट होता है हमारा पूरा लाइफ, और इसके अलावा बैड पेरेंटिंग की वजह से भी, हमारे पेरेंट्स की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो हाउ कैन यू से कि बैड पेरेंटिंग जो है वो मेंटल इलनेस का या मेंटल वेलबींग अच्छा ना होने का रीज़न नहीं है? Right. Thank you so much. Very relevant questions. I'll divide into two categories. First, I want to say, come back to what she said earlier, right? The yoga, exercise, or Ayurveda, all of those things are very relevant, right? I am not specialist in that. तो मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी, बट मैं ये चीज़ ज़रूर आपको बोलूँगी कि एक प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ होती है। प्रिवेंटिव का क्या मतलब है कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं जिससे हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी रहे, राइट? बट आफ्टर हैविंग एन इलनेस, आफ्टर हैविंग अ हार्ट कंडीशन, मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है और मुझे बोला जाए कि रनिंग स्टार्ट कर दो, इट इज गोइंग टू कॉज मोर प्रॉब्लम्स, राइट? सिमिलरली अ गुड लाइफस्टाइल इज नेवर not the solution. Good lifestyle is definitely the solution. When we are talking today is about good lifestyle, so of course take a nap. You have to do it. Good diet, good meditation maybe, then physical activity, जिसमें yoga is also included, maybe other reasons also yoga is included. I am not qualified to say that, but the other thing is एक बार illness या disorder है, so it is useful that you consult a professional. Because sometimes, most of the time, अगर किसी बच्चे को डिप्रेशन है, सुसाइड, इनफैक्ट सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, सजेशन दे देते हैं, योगा स्टार्ट कर दो, राइट? दैट इज वेरी रिस्की. Somebody suicide is a health emergency. If you feel that somebody is having those thoughts, they need to be ASAP go to a mental health professional. But so that is important, differentiating those two. Now coming to the other thing, the question where you said bad parenting को हम कैसे बोल सकते हैं कि cause नहीं है, cause different होता है. अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो bad parenting में काउंट करेंगे, राइट? वो पेरेंट्स का थॉट हो सकता है, वो बच्चों का थॉट हो सकता है, वो डॉक्टर्स का थॉट हो सकता है. क्या उन सबके बच्चों को बीमारी होगी? नहीं, इट्स नॉट बीन सीन. तो बैड पेरेंटिंग ऐसा नहीं है कि जिसकी भी बैड पेरेंटिंग हुई सब बीमार हो गए या सबको मेंटल इलनेस है. द अदर थिंग इज दैट क्या जो लोगों के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, गुड पेरेंटिंग में किसी को मेंटल इलनेस नहीं होता? So that is not causal. It does not cause it. It can be a childhood adversity can contribute towards developing mental illness. जिसमें जो reasons हैं वो biological हो सकते हैं, right? Family history हो सकती है, all of that. That's why we don't say it's a cause. Because sometimes क्या होता है, अगर मान लो parents बहुत अच्छे हैं and they will not want to tell anybody कि हमारे बच्चे को कोई problem है, ADHD है, because they'll feel कि सब लोग सोचेंगे parents ने कुछ किया होगा, right? तो इसकी वजह से open conversation भी नहीं हो पाते. People don't talk about it because there is so much of stigma. Because people think अगर हम इस बारे में बात करेंगे कहीं ना कहीं blame is going to come to me back. That your character must be bad, you must be weak, you are not intelligent enough. Intelligence has nothing to do with mental illness. Very intelligent people, very successful people in the world have mental health conditions, right? Anything else? दो तीन चीज़ें मैं इसमें कहना चाहता हूँ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस. पहला चीज़ है कि कंसिडरेशन का. आप जब तक इसको कंसीडर नहीं करोगे कि मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तब तक आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे नहीं. एक चीज़ है. दूसरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हम लोग अपने क्लासमेट में, खास करके उन महिलाओं के साथ जो मोर एजुकेटेड हैं, हाईली इन्फॉर्म्ड हैं, पब्लिक स्फेयर में हैं, डीलिंग में हैं, उनको ये सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है कि अगर ये किसी को पता चला कि मैं पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हूँ, मैं पब्लिक डीलिंग में हूँ, और हम कैसे कह सकते हैं कि ये मैं इस तरह की चीज़ों का शिकार हूँ. तो शेयरिंग एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हैं. तो जैसे मैं आई एम फ्रॉम JNU, माय नेम इज डॉक्टर मुलायम सिंह यादव,
तो बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत इन्फॉर्म्ड हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, बट वो इस तरह के प्रॉब्लम्स के शिकार रहे हैं, लंबे समय तक शिकार रही हैं बिकॉज ऑफ शेयरिंग। फिर हम लोगों का अपना ग्रुप बना जो इस तरह के कॉमन प्रॉब्लम के शिकार रही हैं, फिर वो धीरे धीरे ग्रुप में एक दूसरे के प्रॉब्लम को शेयर करती हैं, फिर उसको डिस्कस करती हैं, फिर धीरे धीरे साइकियाट्रिस्ट आ जाते हैं। तो आप शेयरिंग को कैसे कॉमन और एक चीज़ है बना सकते हैं? Again, I would say very relevant for everybody and thank you so much for very correct. आपने सही बोला कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत इन्फॉर्म्ड हैं, वेल एजुकेटेड, वेरी सक्सेसफुल पीपल अपना मेंटल हेल्थ स्टेटस या मेंटल इलनेस बताने में बहुत घबराते हैं, राइट? अगर बाहर आ जाता है तो दे डोंट फील कंफर्टेबल। व्हाई? बिकॉज पीपल यूज इट to raise questions, to demean them, right? मतलब अगर हम बात करें कि for example, let's say there is an IAS officer who has a illness, उनके जो भी decisions होंगे, people will use the mental illness as an insult. Who are those people? We are those people, right? किसी ने गलत decision लिया तो हम बोलते हैं पागल है, right? He is mental. या ये तो बीमार है, ये कैसे बोल सकती है कि मैंने गलत किया, right? कौन सी पॉलिटिक्स सरकार आनी चाहिए या पॉलिटिक्स पे राइट ओपिनियन है, ये कैसे बोल सकते हैं? दिस पर्सन इज क्रेजी, दिस पर्सन हैज एंजाइटी। तो हम ही डिमीन करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। किसी ने अगर हमें बहुत हिम्मत से कोई चीज़ बता भी दी, या विराट कोहली का मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, सक्सेसफुल, राइट? अगेन व्हेन द न्यूज़ केम आउट दैट ही हैज एंजाइटी इशू, लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो जब इतने बड़े लेवल पे कोई इंसान है, इतना सक्सेसफुल है, उन्होंने देश के लिए इतना कुछ करा है, कर रहे हैं, इसमें हम उन्हें नहीं छोड़ रहे। और वो कौन है? हम इजीली डाल सकते हैं, लोग कर रहे हैं। कौन है वो? हम ही हैं। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्टिग्मा। और अगर स्टिग्मा चेंज होना है तो हमें ही किसी ना किसी कॉन्वर्सेशन में किसी को करेक्ट करना पड़ेगा। इफ समबडी यूजेस मेंटल इलनेस एज एन इंसल्ट, ये ओसीडी है, एज एन इंसल्ट हमें पता लग रहा है, यू हैव टू करेक्ट दैट, दैट्स नॉट ट्रू। डोंट हैव टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, हमें किसी से बदतमीजी नहीं करनी है, बट हम करेक्ट कर सकते हैं कि सॉरी सर, आई डिसएग्री कि आप ऐसे उसके बारे में क्यों? क्योंकि लोग सामने करें ना करें, पीछे करते हैं। तो किसी ना किसी को ये कॉन्वर्सेशन, हम ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसका पर्पज़ ही ये है कि आप लोग एटलीस्ट कुछ लेके जाएं और आगे यहाँ से, मतलब इट्स अ स्नोबॉलिंग इफेक्ट। वन पर्सन डज समथिंग, then maybe some people are getting the right information, then you go back to your sphere as a community and give that knowledge, right? Anything else? Thank you so much. I have one question if I can ask. So I have just one question. Say, assume Dr. Sneha, I am a 19-year-old girl, and one of my colleagues, मेरी कोई साथी, मेरी कोई सहेली, किसी बैड मेंटल एक्सपीरियंस से गुजर रही हैं और सेल्फ हार्म के मोड में जा रही हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि इनको हेल्प की ज़रूरत है? क्योंकि देखा यह है कि गया है कि जो डिप्रेशन में जा रहा है, कॉन्स्टेंटली सैड है, मूविंग टुवर्ड्स डिप्रेशन, हैविंग थॉट्स ऑफ सुसाइड, देन एक हमारी उसके फ्रेंड्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर हेल्प सीख नहीं कर रहे हैं तो कोई उनके बिहाफ पे, कोई उनके आसपास में जो फ्रेंड्स क्लोजेस्ट होते हैं इस एज में, आई थिंक पेरेंट्स से, बाकी सब रिलेटिव से, फ्रेंड्स ही सबसे क्लोज होते हैं इस एज में। तो वो जो फ्रेंड्स हैं, कौन से ऐसे साइन सिम्टम्स चीज़ें पिक करें जिससे वो आइडेंटिफाई हो कि हाँ इनको हेल्प की ज़रूरत है और वो क्या मदद करें? Thank you, sir. I think again I would request silence because this is very relevant. आप लोगों के फ्रेंड्स में, आपके डे टू डे लिविंग में ऐसे लोग आ सकते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिनको आपको लगेगा कि शायद कोई इशू है। कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि इशू है और कैसे हम उनको सजेस्ट करें कि हेल्प के लिए? तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर आपको किसी के बिहेवियर में पहले की तुलना में अभी एकदम से चेंज दिख रहा है, वो जो चेंज है वो काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है, वो चेंज ऐसा हो सकता है कि जो इंसान बहुत कम बोलता था वो बहुत ज़्यादा बोलने लग गया है। उल्टा भी हो सकता है कि जो अच्छे से बात करता था, सोशलाइज करता था, घूमता था, मूवीज़ देखने जाता था, आगे
एकदम से सोशली विड्रॉन हो गया, फ़ोन कॉल उठाना बंद कर दिया है, रिप्लाई करना बंद कर दिया है, फिर क्या हो सकता है कि बिहेवियर इतने आ जाए कि मेरे को जीना नहीं है या ज़िंदगी तो बेकार है। इस तरह की जो बातें हैं वो परसिस्टेंटली आपको लगने लगे कि कौन बिहेवियर में आ रही है, राइट। और उनका बिलीव, एक माइंडसेट कि वो किसी भी चीज़ को दे डोंट लुक फॉरवर्ड टू इट, या वो एकदम अपनी जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी प्रोडक्टिविटी से, काम से, सोशल नेटवर्किंग से सबसे पीछे हट जाए। तो डिसफंक्शनिंग आ गई है एक लेवल की, डिस्ट्रेस हो रहा है। मतलब अगर मान लीजिए मेरे को डिस्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, मेरे को घबराहट हुई, पैनिक हुआ और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो अगर वो फ्रेंड आपको सजेस्ट करे कि ये चीज़ है जो मुझे बार बार मैं डील कर रहा हूँ, या मेरी नींद आना बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत दिनों से मैं अच्छे से सो नहीं पाई हूँ, मैं सुबह उठती हूँ तो फ्रेश नहीं फील करती हूँ, राइट। सो अगर मान लीजिए ये सारे आपको बिहेवियर लगने लगते हैं कि किसी का सब्सटेंस यूज़ नहीं था, एकदम से बहुत ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ स्टार्ट कर दिया है, खाने में बहुत चेंजेस आ गए हैं, या तो खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया है या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऐसे में अगर आप ब्रीच करेंगे ये टॉपिक तो थोड़ा सेंसिटिव होता है। जैसे हमने बात करी कि स्टिग्मा होता है इस चीज़ को लेके, तो शायद हर कोई ओपनली हेल्प एक्सेप्ट ना करे, राइट। तो आप यूजुअली एज अ फ्रेंड जाके सजेस्ट कर सकते हैं कि आई हैव सीन सम बिहेवियरल चेंज, आपके बिहेवियर में मुझे कुछ बदलाव लग रहा है, कुछ चेंजेस लग रहे हैं, बहुत दिनों से तो मुझे परेशान सी लग रही हो, कुछ चल रहा है, कुछ बात करनी है। इफ़ दैट पर्सन चूजेस टू ओपन आउट टू यू, वो आपको शेयर कर लेते हैं। कई बार क्या होता है नहीं करते हैं, इसमें प्रेशर नहीं करना, अपने रीजंस होते हैं लोगों के पास और उनमें ये निकलवाना कि नहीं मुझे बता इज़ नॉट राइट, बट यू कैन एटलीस्ट गाइड देम इन द राइट डायरेक्शन। यू कैन से कि अच्छा कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कोई सोल्यूशन नहीं है, या हम बहुत परेशान होते हैं, वी कांट डिस्कस इट बिकॉज वो इंटीमेट होती है, या बात मतलब जैसे फैमिली की है, हाउ कैन आई टॉक बैड अबाउट माई मदर टू माई फ्रेंड, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, ऐसे में यू कैन सजेस्ट कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो रीच आउट टू प्रोफेशनल्स। सो दोज थिंग्स कैन बी डन एंड दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई ऑल्सो। मैम जैसे कि एडल्ट तो जो होते हैं वो शेयर कर लेते हैं, बट जैसे टीनेजर्स होते हैं वो शेयर नहीं कर पाते, मतलब पेरेंट्स भी उन्हें नहीं समझते और वो कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं कि वो शायद मतलब सुसाइड कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं। तो उनके मतलब उन्हें कैसे समझाया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी प्यूबर्टी में होते हैं, उनकी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, मतलब वो नहीं समझ पाते इतना, राइट। सो डेफिनेटली टीनेज जो एक ईयर होता है, वो टीनेज ईयर्स थोड़े ट्रिकी होते हैं, क्योंकि हम सब आई एम अज्यूमिंग हम सब ही यहाँ पे उतने बड़े हैं कि हम अपने टीनेज ईयर्स से गुजर चुके हैं। टीनेज में हम सब में बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारी लाइफ बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो रही होती है, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, सो दैट ट्रांजिशन इज ऑल्सो हैपनिंग। हम धीरे धीरे बड़े अपने आप को कंसिडर करने लगते हैं, तो ऐसे में देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आप बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे और अडल्ट को कैसे करेंगे और टीनेजर को कैसे करेंगे। सो अवॉइड कन्फ्रंटिंग समबडी, अवॉइड सेइंग कि यू आर रॉन्ग, दिस बिहेवियर इज रॉन्ग। कन्फ्रंट नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना। अगर आप कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं, उससे पहले हमेशा ये याद रखिए कि कोई भी बिहेवियर जो है उसका कारण होता है, राइट। आपने जाके बोल दिया स्मोक नहीं करना चाहिए, एक टीनेजर बच्चा है, आपने बोल दिया कि सेल्फ हार्म नहीं करना चाहिए, सुसाइड इज नॉट द आंसर, बट ये भी तो जानना जरूरी है वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल वांट टू टॉक, दे वांट टू डिस्कस व्हाट दे आर फीलिंग, और वो जो एक स्पेस है वो तभी आप दे पाएंगे किसी को जब आप चुप रहेंगे। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा वो रहती है कि टू गिव एडवाइस, राइट, एवरीबडी वांट्स टू गिव एडवाइस, नोबडी वांट्स टू लिसन। You should be listening to people who are coming with mental health issues. First, hear them out. Once you have an idea about what they are going through, especially children and teenagers, because their way of expressing is also very different, and especially वो trust भी हर किसी पे नहीं करते। Adult, मेरे को पता है मुझे anxiety है, मैं डॉक्टर के पास, मुझे पता है मैं जा रही हूँ, तो I have to tell. But a child would be like, I don't know if I should trust this doctor. They might tell my parents about what I'm going through. So that level of trust, of course, with children, I would suggest कि अगर आपको ऐसा कुछ बिहेवियर लग रहा है, you should take them to a professional because they are better equipped at dealing. क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, जैसे अंडरलाइंग फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है, जो उनको आइडेंटिफाई भी करना है, ट्रीट भी करना है, राइट। थैंक यू।
क्वेश्चन. यस मैम, जैसे हमारी जान पहचान में किसी फ्रेंड को कोई मेंटल प्रॉब्लम या डिसऑर्डर है, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या कोई रोल हो सकता है? अगर वो रोल है तो क्या है हमारा रोल? बिल्कुल हो सकता है. हम सब फ्रेंड्स हों या ना हों तब भी हमारा रोल हो सकता है. अगर हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, राइट, तो पहली जो चीज़ हम कर सकते हैं कि हम जज ना करें. राइट, हमें पता लगे ना लगे, हमें हल्का सा हिंट मिले, वी डोंट हैव टू जज. हमें ये तो बिना फ्रेंड हुए भी है, फ्रेंड होने के बाद तो ऑल द मोर. राइट, तो एक जो है कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए. आपको ये जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी. हाउ कैन दिस पर्सन बी हेल्प. देन सेकेंड थिंग इज हेल्प विद इन बाउंड्रीज होनी चाहिए. राइट, मैं अगर मेट्रो में किसी को आई सी समबडी स्ट्रगलिंग, आई प्रोबेबली कांट गो एंड से कि आपको ऐसे करना चाहिए, अब ऐसे करना चाहिए. कोई क्रेडेंशियल्स ही नहीं है मेरे. राइट, दैट पर्सन हैज ऑल्सो नॉट कम टू हेल्प टू मी फॉर हेल्प. तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आप उस मोमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट इंट्रूडिंग. थर्डली क्या हो सकता है, आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. अगर फ्रेंड है तो कई बार फ्रेंड्स भी बात नहीं करना चाहते, आप उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि लिसन, मुझे पता है एक साइट है डॉक्टर सेफ हैंड्स पे, आप देखो, वो दे हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट मेंटल हेल्थ. इफ़ यू फील आपको कुछ भी ऐसी चीज़ है आपको मेरे साथ नहीं शेयर करनी, प्लीज़ गो एंड रीड अबाउट इट. अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें उसमें से किसी से भी तुम रिलेट कर पा रहे हो, तुम्हें लगे डॉक्टर के पास जाना है, आई विल कम विद यू. राइट, सो दैट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विदाउट गेटिंग इनटू द रीज़न. समटाइम्स क्या होता है कि हमने किसी को बताया मुझे एंजाइटी है, तो क्या होता है हम उसको अननेसेसरीली पूछने लगते हैं कि घर में सब ठीक चल रहा है, ऑफिस में सब ठीक है, और क्या हो रहा है, मुझसे बात करो, बताओ मुझे. दैट कम्स अक्रॉस एज कि आप इंट्रूसिव हो रहे हो, आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो. इट शुड बी द अदर पर्सन्स डिसीजन कि वो आपसे क्या शेयर करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, कब करना चाहते हैं. एक और चीज़ है कि अगर एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि मेरे को डिप्रेशन है, हमारा एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें हम 10 फ्रेंड्स हैं, मैंने एज्यूम कर लिया मुझे बताया है, मैं सबको बता देती हूँ हम सब दोस्त हैं. दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. द डिसीजन टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन इज विद द पर्सन जो स्ट्रगल कर रहा है. उसने मुझे बता दिया या मुझे गलती से पता लग गया, आई शुड बी क्वाइट अबाउट इट. आई शुड बी हेल्पिंग द पर्सन. उसका जब मन करेगा वो तब दुनिया को बताएगा, नहीं बताए फ्रेंड्स को बताए, किसी को भी बताए. राइट, इट हैज़ टू बी अ पर्सनल डिसीजन फॉर हुएवर इट इज. दैट्स हाउ वी कैन हेल्प पीपल, फ्रेंड्स एंड अदर पीपल ऑल्सो, रिलेटिव्स. राइट, ठीक है. हाँ जी, एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चंस? राइट, तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि जो हमने बहुत चीज़ों पे बात करी है, आपको कुछ चीज़ें सुन के लगेगा कि ये तो शायद उनको भी हो रहा था, या मेरे घर में कोई है, या मेरे आसपास में कोई है. दिस पर्सन माइट बी हैविंग द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी. मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, हमारे देश में आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि मेंटल इलनेस के सिम्टम्स क्या हैं. जब उनको दिक्कत होती भी है तो वो झाड़ फूँक के लिए चले जाते हैं, वो किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट उनको रेफर करेगा, आपको साइकाइट्रिस्ट को दिखाना है, वो 1 साल तक साइकाइट्रिस्ट को नहीं दिखाएंगे. राइट, बिकॉज द स्टिग्मा, बिकॉज दे आर रेडी टू सफ़र बट द स्टिग्मा. तो वही एल्डरली, अब है ना, कोई भी बड़ा भी है तो हमें सोचना है वो सोसाइटी का ही पार्ट है. तो जो भी हम फेस कर रहे हैं सोसाइटी से स्टिग्मा, वो भी फेस कर रहे होंगे, अपने सर्कल में भी कर रहे होंगे. तो ऐसे में इंफॉर्मेशन देना, अगर आपको लगे कि मतलब मुझे लग रहा है आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप जाके एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लो. उससे पहले आप शायद पढ़ लो इस चीज़ के बारे में, देखो कि शायद आप योर सिम्टम्स आर ऑफ एंजाइटी, प्रॉब्ली यू कैन देन कंसल्ट अ डॉक्टर. द डॉक्टर कैन गिव यू एडवाइस. द डॉक्टर इज नॉट गोइंग टू फोर्स मेडिसिन ऑन यू, फोर्स थेरेपी ऑन यू. इट इज स्टिल योर डिसीजन, आपका डिसीजन है. देखो, आपको किसी फीवर आया, डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर थोड़ी आपके पीछे पड़ जाएगा कि दवाई क्यों नहीं ले रहे, वो आपका पर्सनल डिसीजन है. लेकिन एक इन्फॉर्मेशन लेना और उस इन्फॉर्मेशन के बाद सही डिसीजन लेना हमारा काम है. आज की डेट में अगर मैं आधी बेक्ड हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन के साथ डिसीजन लूँ तो वो गलत हो सकता है, मेरे लिए भी, मेरी कम्युनिटी के लिए भी. लेकिन अगर मैं फुल इन्फॉर्मेशन के साथ कोई भी डिसीजन ले रही हूँ, वो मेरी पर्सनल चॉइस है. ठीक है, तो वो आप एल्डरली, मतलब द आंसर इज अवेयरनेस. एंड यू कैन सजेस्ट
वो माने तो ठीक है, बीच बीच में आप उनको इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं. दैट्स व्हाट यू कैन डू, राइट? थैंक यू. एनीबडी एल्स? So I hope that I have changed some of your opinions, right? And if I have, I hope that this goes away and you spread it. Thank you so much. It is a brilliant audience, and I also come from a girls' college, so I just love this vibe. I come from Lady Harding, and Lady Harding is also a girls' college. तो हमारी भी जो auditorium होता था वो ऐसे ही भरा होता था, all girls. Thank you. It was really nice to being here. Thank you, ma'am, for touching all these topics which we all face in our current life and in our day-to-day life, and how it is related to our emotional, intellectual, and social well-being. And how ma'am beautifully also explained us that our biological, psychological, and social factors also affect our life, especially in women. Then about eating disorder and self-harm that affect our life, and how they are related to mental health, and we can cater these issues with proper help and guidance. So at last, I would like to say that mental health is not a goal, but it is a destination, but it is a road which leads us to our destination. Thank you. Now I would like to call Shaheen for for some information about the skill development. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है? मुझे आवाज़ नहीं आ रही. Okay, we thank our prestigious guests for coming over and gracing us with their presence. मैंने देखा this session was extremely interactive. बच्चों ने बहुत participate किया. There was a lot of enthusiasm. We thank you so much, and we hope that further also in future we can have similar interactive sessions with you. I think the students agree. Yes? You all enjoyed? Yes? Right. Thank you so much, Dr. Ashish. Thank you so much to all the whole of your team from the whole Miranda House family for doing this for us, and we hope to see you again here in future. Yes? Ab I give the mic over to Shaheen. She will brief you on life skill, जो कि आपका part of your syllabus है, ठीक है? And then we can all. हाँ तो गाइस, पीछे तक आवाज़ आ रही है मेरी? ऑडियंस सो तो नहीं गई मेरी? मेरे को आवाज़ बहुत धीरे आ रही है आप लोगों की. जोश कहाँ है? यस तो बोलो जोर से. शाबाश. तो टेंशन मत लो, मैं सिर्फ 5 मिनट्स ही लूँगी. तो मैं आपको आपकी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ. द स्किल रोड मैप. आपकी एजुकेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा नहीं, उसी का ही पार्ट समझ लो, लेकिन उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी स्किल्स. एजुकेशन के साथ साथ आपका स्किल्स बहुत ज़रूरी है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि स्किल्स होता क्या है, स्किल्स क्या कर सकते हैं हमारी लाइफ में. ऑफ कोर्स वो आपके एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप एजुकेशन भी नहीं पढ़ सकते हैं. आपको स्किल्स ये बताता है कि आपके अंदर का क्या डिफरेंस है, कि आप कौन सा स्किल चाहते हो. तो इज एनीबडी नो अबाउट स्किल डेवलपमेंट? एनीबडी गाइस, स्किल डेवलपमेंट के बारे में कोई जानते हैं? स्किल डेवलपमेंट. स्पीक लाउड. स्टैंड अप. सबसे
पहले हम प्री स्टेज की बात करें, प्री प्राइमरी स्टेज की, तो वहाँ पर मेंशन्ड है FLN यानी फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी स्किल, यानी कि छोटे बच्चों में अगर सबसे पहले स्किल आपको कोई डेवलप करनी है तो वो ये होगी कि उनको बेसिक न्यूमरेसी और बेसिक लिटरेसी स्किल हमको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये बढ़ता है प्री प्राइमरी से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी और फिर आगे, तो NEP में मेंशन्ड है कि हमको फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो NEP है ये चाइल्ड सेंटर्ड है। इसका मतलब ये है चाइल्ड इज एक्टिव और जो फैसिलिटेटर यानी कि जो टीचर है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, पैसिवली काम करेगा, बच्चा एक्टिव रहेगा। तो इसमें जो बहुत सारी स्किल्स मेंशन की गई है वो ये सारी लीडरशिप स्किल। सबसे पहले एक बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी स्किल आती है कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स होनी चाहिए, लोगों से बातचीत करने का, प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को रखने का तरीका उसे आना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काफ़ी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काफ़ी ज़्यादा बात करी गई है NEP में। गाइस आपको जाने के लिए किसने बोला? मैंने बोला ना मैं बस 5 मिनट्स लूंगी, मुझे भी भूख लगी है, टेंशन मत लो। एक्चुअली ये जो आपको जो मैं PDF बता रही हूँ, द स्किल रोड मैप, ये आपके ही एक्स यूनियन मेंबर ने लिखी थी, साथ में कर्नल अमरदीप सर ने। दैट्स वाई ये पिछली बार भी ओरिएंटेशन में हमें बताया गया था, तब भी हम इतनी सारी चीज़ें समझ पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंशन मत लो, मैं बस हेडिंग ही बोलूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर हर, उसने इतना अच्छा बताया स्किल डेवलपमेंट के बारे में। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे होते हैं जो समझ नहीं पाते, उनके अंदर खूब सारे स्किल्स होते हैं बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो स्किल्स है भी उनके लिए कि नहीं। वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि ये चीज़ रेलिवेंट है मेरे लिए, नहीं, एवरीथिंग इज़ रेलिवेंट फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले जो एसेंशियल चीज़ होती है स्किल डेवलपमेंट के लिए वो है अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। सेकेंड, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना। थर्ड, इन्हेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। फोर्थ, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। लास्ट, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्किल जब अगर जैसे बहुत सारे बच्चे इनके अंदर खूब सारे स्किल्स होते हैं, तो सबसे पहले जैसे बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर कौन सा स्किल है। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप स्किल मैपिंग करें। तो स्किल मैपिंग के भी कई सारे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, आप अपने करंट स्किल्स की एक लिस्ट बनाओ, देन उस गोल को आइडेंटिफाई करो, देन उस स्किल लेवल पे वर्क करो हद से ज़्यादा, उसको और इन्हेंस करने की कोशिश करो। कोर स्किल्स फॉर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स कोई जानते हैं प्रोफेशनल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल? हाँ, स्पीक लाउड। वेरी गुड, शाबाश। यस, अ प्रोफेशनल इज अ समवन हु इज ट्रेन एंड क्वालिफाइड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, लाइक डॉक्टर, टीचर। वो अपने उस प्रोफेशनल में है जो अच्छी तरीके से क्वालिफाइड है। दैट्स वाई। सो उसके लिए भी कई सारे स्किल्स होते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स आर कम इनटू प्रोफेशनल स्किल्स। हार्ड स्किल्स हो गया अगर जैसे कि जो भी प्रोफेशनल वाली स्किल्स होती हैं, जैसे कि आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, टीचर की पढ़ाई कर रहे हो, एवरीथिंग विच कम्स इन हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स आर लाइक ट्रांसफर स्किल्स, जो स्किल्स आपके नॉर्मल डेज में होते हैं, लाइक कुछ भी जो आप चीज़ें क्विकली कर लेते हो, दैट्स आर सॉफ्ट स्किल्स। और वो चीज़ें ट्रांसफ़र भी हो सकती है। अगर आपकी मॉम घर की कुछ वर्क करती है तो वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, लाइक इफ शी इज कुकिंग, डूइंग होम क्लीनिंग, एवरीथिंग, दीज आर सॉफ्ट स्किल्स। गॉट इट? नेक्स्ट, ओके, लास्ट है हाउ टू डेवलप स्किल्स। सो फर्स्ट, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। सेकेंड, इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। राइट क्लियरली एंड कॉन्शियसली। यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। सीक फीडबैक। आप कोई भी स्किल अपने इम्प्रूव करते हो तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करो।
देन उसको इम्प्रूव करो, क्लियरली उसे अच्छे से अपने माइंड में सेट करो, फिर उस चीज़ का खुद ही से फीडबैक भी बनाना कि आपके लिए स्किल्स वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके गाइस, थैंक यू, दैट्स इट।